You're one of the most decorated snipers of the world. 139 encounters, 200 snipers जो वर्ल्ड के, उनमें से एक अकेले हिंदुस्तानी में आपका नाम आता है। एक जेल में नहीं, 11 जेलों का आपका सफ़र था। कोई जेलर आपको रखने को तैयार नहीं था। क्या पता ये हो सकता है कि मैम जेल के अंदर जाना भी एक प्लान था। इतने टाइम तक 11 जेलें ट्रांसफ़र हुई हैं, क्या भी वो प्लानिंग थी? लोगों को पता है भाई ट्रेनिंग होती है, सबको पता है कि यार RNW हो चाहे MIO कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग करता होगा ना, कोई ना कोई तो एजेंट होगा कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में ट्रेनिंग करता है। मैंने बोला भाई मैं वहाँ ट्रेनिंग करके आया। नरेंद्र मोदी जी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ आप पर्सनल सिक्योरिटी। हाँ मैम, मैं नरेंद्र मोदी सर के साथ भी रहा, बहुत सारे, मतलब आप राजनाथ सर के साथ कई भी रहा। नामचीन नेता थे, जो चंद्रबाबू नायडू थे। किसी के बेटे को गाड़ी से उतार देते हैं तो किसी की वाइफ की चप्पल तोड़ देते हैं। पंजाब के CM थे, उनके बेटे डिप्टी CM थे, मैंने तो गाड़ी में नहीं बैठने दिया। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे इंसान को हर रोज मारूं और ईश्वर से बोलूं दोबारा से जीवित कर। 1955 में लोगों को यही नहीं पता होगा कि हमने एशिया का सबसे बड़े टेररिज्म अटैक को पूरी दुनिया के सामने खोल कर दिखाया, जहां पूरा वर्ल्ड एक तरफ था, पूरी दुनिया ने ये बोला कि यार हिंदुस्तान को एक टेररिज्म देश घोषित करो, इंडिया टेररिज्म फैलाता है। CIA का काम करने का तरीका क्या होता है, MI6 का काम करने का तरीका क्या है, मोसाद का तरीका क्या है, ठीक है, FSB का तरीका क्या है। भाई मेरे ऊपर तो 4 साल तक तो फांसी का फंदा ही लटका रहा है ना यार, मुझे तो यही नहीं पता किस दिन लटकाएंगे। एजेंट लीमा, लक्ष्मण बिष्ट, लकी बिष्ट, मैं आपको किस किस नाम से पुकारूं? नमस्कार, मेरा नाम एंकर सियरा है और मैं यहाँ मेरे चैनल माइक रोमियो को रिप्रेजेंट करती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या पहेलियाँ बुझाने लगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक पहेली से कम नहीं है। एजेंट लीमा, लक्ष्मण, लकी, हम उन्हें कई नामों से जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि आप उनको जान गए हैं, देयर इज़ अनदर सरप्राइज फॉर यू। प्रेजेंटिंग लक्ष्मण। थैंक यू मैम। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मामा राजी। आज आपको यहाँ बैठा देखकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ यहाँ जुड़कर? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जब भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, मैंने आपको एजेंट लीमा, लक्ष्मण बिष्ट, लकी बिष्ट के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। मैं आपको किस किस नाम से पुकारूं? मैं अभी तो लक्की बिस्ट ही चल रहा हूँ, तो अभी भी लक्की बिस्ट के ही नाम से बोलिए, है ना, क्योंकि सब लोग उसी नाम से जानते हैं। अगर अदर नाम में तो फिर कंफ्यूज होते जाएंगे, पहली बनती जाएगी, तो लक्की बिस्ट के नाम से बात कर सकते हैं। ये जो आपकी जर्नी है उससे वो बात याद आती है कि व्हाट इज़ इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। आदमी अपने काम से जाना जाता है, और मुझे इसीलिए जब मैंने अपने आप को एंकर सियरा बुलाया तो मुझे लगा कि एजेंट लीमा या लक्ष्मण की जो जर्नी है वो उसके कंटेंट से जानी जाती है। आपकी जो कहानी है उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। तो ये नाम आपका कैसे पड़ा? क्या आप ही एजेंट लीमा हैं? नहीं मैम, एजेंट लीमा मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। देखो, एजेंट लीमा के ऊपर तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं मैम, ठीक है, यही नहीं चल रहे, अदर कंट्रीज में भी केसेस चल रहे हैं। तो मैं क्या, दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा मैम वो एजेंट लीमा है। तो मैं तो लक्की बिस्ट, एक एक्स सोल्जर है ना, एक्स सीक्रेट सर्विस, एक एजेंट, बस। पर आज लकी बिष्ट क्यों सामने आए हैं एजेंट लीमा की कहानी हमें सुनाने के लिए? मैम देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आज के यूथ को जी, जो भी आज की जनरेशन है, अगर मैं किसी भी इंटरव्यूज़ में आया हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मोटो होता है कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता मैम कि मेरे इंटरव्यू को 10 लोग देखें, 10 लाख देखें, 10 करोड़ देखें, मतलब जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ उनको ये समझ में आया है कि इस देश में फ्लैग से ऊपर कुछ भी नहीं होता, इस झंडे से ऊपर, हमारे देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। और डेफिनेटली मैं आपका इंटरव्यू ख़त्म करके भी जाऊँ तो मैं चाहूँगा इस इंटरव्यू को कितने भी देख रहे हों, अगर उसमें से एक भी लड़का सोल्जर बनता है या फोर्स को ज्वाइन करता है तो मुझे लगेगा यार कि हम बैठे हैं, अपना टाइम दिया, वो बिल्कुल सही दिया। और यहाँ आने का रीज़न है मैं बहुत सारे, देखो आज के टाइम में क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, आप मोसाद बोलता है हमने दुनिया में ये किया, हमने दुनिया में वो किया, हमने थंडर बोल्ट चलाया, हमने ये ऑपरेशंस किया, हमने 30 साल तक ऑपरेशंस करे, ठीक है। CIA बोलता है हमने तो 59 देशों की गवर्नमेंट गिरा दी। ISI बोलता है भाई हमने ही पूरा का पूरा रशिया USSR का वॉर को कंडक्ट किया। तो दुनिया में हर एजेंसी बोलती है, हमारी एजेंसी कभी कुछ नहीं बोलती। मतलब आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि RNW ने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं उनको ये बोलूँ कि हमारी एजेंसी दुनिया में बेस्ट वर्क करती है। अगर हमारे ऑपरेशंस सुनेंगे तो लोगों को मतलब शॉक में जाएंगे यार कि ये ऑपरेशंस मतलब हमारे सीक्रेट्स एजेंट्स ने किया। अगर आपने कुछ एक दिन पहले एक स्टेटमेंट देखा हो, हमारे एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दिया, यार हमारी तो 1971 की फाइल भी आज तक ओपन नहीं हुई,
कि हमने मैं कह रहा हूँ 1971, मैं कह रहा हूँ 1955 में लोगों को यही नहीं पता होगा कि हमने एशिया का सबसे बड़े टेररिज्म अटैक को पूरी दुनिया के सामने खोल कर दिखाया, जहां पूरा वर्ल्ड एक तरफ था, पूरी दुनिया ने ये बोला कि यार हिंदुस्तान को एक टेररिज्म देश घोषित करो, इंडिया टेररिज्म फैलाता है, ठीक है। एक प्लेन था जिसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस, और इन्होंने बोला कि भाई कश्मीर प्रिंसेस के अंदर जो भी बॉम्ब की प्लानिंग थी, चाइना के प्रीमियम को जो मारने का प्लान इंडिया ने किया, जहां पूरा वर्ल्ड एक तरफ था मैम। तो हमारी एक स्पाई, ठीक है, हमारे एक बहुत जिन्होंने RNW खड़ी करी, श्री रामेश्वर नाथ काव सर ने, उन्होंने पूरी दुनिया में ये प्रूफ करके दिखाया मैम कि भाई हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए मैम कि हमारे जो भी सीनियर्स रहे हैं उन्होंने वर्ल्ड में क्या काम करके दिखाया है, और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस बस इस दुनिया के अंदर। तो जब तक यूथ नहीं जानेगा मैम, जब तक लोगों को नहीं पता होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार हम क्या काम करते हैं, कैसे लोग इंस्पायर होंगे। पर लकी जी, मेरा सवाल ये था कि लकी बिष्ट क्यों स्पोक्स पर्सन है रॉ का, क्यों? नहीं और मैम, कोई एजेंट क्यों नहीं? नहीं मैम, RNW देखो, RNW का एक रूल्स है मैम, सीक्रेट सर्विसेज के रूल है कि कभी मीडिया के पास नहीं जाएगी मैम। तो आज क्यों नहीं मैम, मैम आपसे क्या कभी मैंने ये बोला, मैंने सिर्फ ये बोला किसी भी इंटरव्यूज के अंदर, आप मेरे कोई भी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इंटरव्यूज देख लीजिए, कहीं भी देखो, मैं बोलता हूँ कि मैं एक सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता हूँ। सीक्रेट सर्विस आपसे आप RNW बोलो, चाहे MI बोलो, चाहे IB बोलो, चाहे आप लोकल यूनिट्स बोलो मैम, किसी भी एक सीक्रेट सर्विसेज के लिए ना मैंने कभी अपना कोई नंबर नहीं बताया कि यार ये मेरा नंबर है, मेरा एक सीक्रेट सर्विस का एक नंबर होता है, वो नंबर मेरा है, या मैं इस डेस्क के लिए काम करता था। तो ये तो मैंने कहीं भी नहीं बोला ना, मुझे RNW ने कभी बोला कि यार जाकर बोलो। पर जब आप अपनी किताब लेकर अब हमारे सामने आए हैं, अपनी किताब बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड किताब रॉ हिटमैन, जिसके दूसरा चरण भी अब मार्केट में आ चुका है, उसमें जब आपकी जर्नी के बारे में हम पढ़ते हैं, तब वहाँ तो आपने स्वीकारा है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, रॉ का एजेंट होने के बारे में, तो आप उस चीज़ से कैसे अपने आप को अलग कर रहे हैं इस वक्त? मैम देखिए, ट्रेनिंग करी कोई भी सोल्जर होगा, चाहे मैं हूँ, मैं आप आर्मी के भी सोल्जर को लेकर देखो, अगर एक आर्मी को छोड़ा पुलिस के सोल्जर को भी लेकर देखो, वो भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करता होगा मैम। बिल्कुल, है ना, एक पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे स्पेशल फोर्स का है, हर कोई ट्रेनिंग कराई होगा किसी ने। तो मैंने भी ट्रेनिंग करा, मैंने बताया भाई ट्रेनिंग करी है मैंने, तो इसमें कोई नई चीज़, तो मैंने दुनिया के अंदर कोई नया चीज़ नहीं दिखाया मैम। मैंने दुनिया को ये नहीं बोला कि भाई कोहिनूर एक और है इंग्लैंड के अलावा कहीं भी, मैंने दुनिया में वही बोला जो होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं बोला जो दुनिया को नहीं पता मैम। लोगों को पता है भाई ट्रेनिंग होती है, सबको पता है कि यार RNW हो चाहे MI हो, कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग करता होगा ना कोई तो एजेंट होगा, कहीं ना कहीं दुनिया की किसी कोने में ट्रेनिंग करता है। मैंने बोला भाई मैं वहाँ ट्रेनिंग करके आया, और लोगों को बताया मैम, लोग उसको सुन रहे हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं मैम, ठीक है, हज़ारों चीज़ों में से ये भी चीज़ लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छा ही देख रहे हैं मैम। हम लोगों को तो ये तो नहीं बोल रहे ना कि यार आप वेपन उठाओ देश के खिलाफ, हमने बोला वेपन उठाओ देश के लिए यार, तो इसमें गलत क्या है मैम? बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे यूथ को, हमारे देश की जनता को रियल हीरोज़ की ज़रूरत है इस वक्त। और एक जिस तरह से आप बात करते हैं या लोगों को प्रेरित करते हैं, या आपकी कहानियाँ हैं, चाहे वो तोड़ मरोड़ कर ही कही जाती हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि आपकी कहानी जो आप बता सकते थे, जैदी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट में ये कह दिया है कि ये तथ्य सब सही नहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल मैम आप एक चीज़ बताइए ना, क्या कोई आदमी इस बुक को लेकर ये चाहेगा कोर्ट में जाए और ये सारी हत्याएं मेरे ऊपर लगाए मैम? पर फिर तो वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं ये नहीं मैम, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, नेपाल के अंदर बोलते हैं, बांग्लादेश के अंदर बोलते हैं, अलग अलग जगह बोलते हैं कि भाई किलिंग्स करिए। एक आदमी सामने आकर बोले ना यार कि उसकी किलिंग करी है। चलो दुनिया में जो भी मरे होंगे कहीं ना कहीं इलीगल्स तो होंगे मैम, एंटी एलिमेंट्स होंगे ना, कोई टेरर्स को सपोर्ट करता है, कोई ड्रग को सपोर्ट करता है, कहीं वही लोगों की तो किलिंग हुई है। लेकिन सामने आके कोई आदमी क्यों नहीं बोलता इसकी किलिंग करी और एक अच्छा इंसान था? वो आया ना सामने आकर कि बोले यार चलो बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर XYZ कहीं भी बलोच के अंदर ये किलिंग करी है एजेंट लीमा ने किसी ने भी, और वो अच्छा आदमी था, ये आकर बोले तो सही। मैम क्यों सामने नहीं आ रहा? लोगों बोले किलिंग, कोई बोलता 139 किलिंग, कोई बोलता 30 किलिंग, कोई बोलता 1 किलिंग, XYZ कोई भी किलिंग बोले। लेकिन अगर आज किसी के साथ कोई भी, आप किलिंग तो बहुत दूर की बात है मैम, आपके घर के अंदर से कोई 1000 रुपये चुरा के जाएगा ना, आप पुलिस थाने पहुंच जाते हो कि मेरे घर पर चोरी हुई है, और यहाँ तो आदमी की जान का सवाल है। तो मैं कह रहा हूँ सामने आए ना वो लोग जो बोले भाई कि मेरे मतलब एक महान व्यक्ति को मार दिया किसी ने। पर जब रॉबिनहुड लोगों से पैसे चुरा के गरीबों में बांटता था और वो गरीबों के लिए हीरो बन जाता था, आज एजेंट लीमा ने 2 कुख्यात अपराधियों को मारा, तो लोगों के लिए ये कहना आसान है कि उसने समाज की गंदगी साफ करी, लेकिन है तो वो हत्या ही ना। नहीं मैम, हत्या तो है ही, देखो हत्या तो हत्या। अब मैं आपको ये बताता हूँ मैम,
ये तो सब छोड़िए मैम, आप हिस्ट्री पर बिलीव करते होंगी, माइथों को मानते हैं ना मैम, आप ईश्वर पर बिलीव करते हैं? स्वयं भगवान धरती पर आकर, मतलब धरती पर आके वो भी किसी की हत्या कहते हैं, आप उसको हत्या कहोगे या क्या कहोगे मैम? अब फिर भी आप उस ईश्वर को पूछते हैं मैम, आप क्यों नहीं बोलते गलत किया करके? आप बस आप जाओ ना समाज में बोलो और बोलो यार भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत गलत किया, या आप बोलो कि राम ने रावण का वध करके बहुत गलत किया, या आप बोलो कि भाई पांडवों ने कौरवों का वध करके गलत किया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजेंट लीमा और राम का कंपैरिजन कर रहे नहीं हैं? मैम, देखिए मैं आपको क्या बोलूँ कि जो देश का सोल्जर है ना मैम, जो अपने देश को सेव कर रहा है, आप उसको आप किसी के साथ भी जोड़ो मैम। वो अपने अच्छा मैं आपसे एक पूछता हूँ कि एक सोल्जर बॉर्डर के ऊपर जाता है, वो वहाँ फाइट करता है, लड़ाई लड़ता है, लड़ते लड़ते मैम वीरगति को प्राप्त हो जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या उसकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है मैम? मतलब वो जिनसे लड़ने जा रहा है अपने परिवार को छोड़कर, क्या किसी ने उसकी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, या घर को कब्जा किया है, या किसी ने उसका उधारी देना है? नहीं देना ना, वो सिर्फ आप और हम जैसे लोगों को सेफ रखने के लिए वहाँ गया है मैम। आप उसको क्या बोलोगे बताओ? निस्वार्थ गया है ना। बिल्कुल। आप मैम, लोग तो निस्वार्थ अगर किसी भिखारी को भी अगर पैसे देते हैं तो वो भी कहते हैं हे ईश्वर मैंने महान काम कर दिया कि मैंने निस्वार्थ दे दिए 100 रुपये। एक इंसान अपना पूरा जीवन देने चला गया, आप उसको किसके साथ कंपेरिजन करेंगे मैम? आपके लिए वो क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे लिए तो रोल मॉडल ही हुए वो। तो आप उसको किसी के साथ भी जोड़ लो मैम, निस्वार्थ कर रहा है ना वो, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ये कहना बहुत आसान है आम लोगों को, जिन लोगों ने भी, अगर किसी ने मौत को बहुत करीब से देख लिया ना मैम, तब उसको ज़िंदगी की वैल्यू पता चलती है। अभी मुझे नहीं लगता कि लाइफ के अंदर इंसान को अपनी ज़िंदगी की वैल्यू पता चली हो, क्योंकि उसने मौत को कभी देखा ही नहीं है नज़दीक से। जिस दिन उसको साक्षात मौत नज़र आ जाएगी ना, उसको पता चल जाएगा मेरी ज़िंदगी कितनी कीमती है। लकी विश जी, आपकी जो जर्नी के बारे में मैं जब पढ़ रही थी तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्नाइपर्स ऑफ द वर्ल्ड। 139 एनकाउंटर्स आपके नाम के आगे लिखे जाते हैं। 200 स्नाइपर्स जो वर्ल्ड के, उनमें से एक अकेले हिंदुस्तानी में आपका नाम आता है। उसके बाद भी जब मैं आपके सामने बैठकर आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही विनम्र आदमी है, और बिल्कुल शायद मेरे पड़ोस पे रहता हो। तो कैसे ये विनम्रता ला पाते हैं आप इतने डेकोरेटेड ऑफिसर होने के बाद? नहीं मैम, डिपेंड करता है सामने वाला मुझे कैसे जो सामने वाला व्यक्ति है मुझसे कैसे मिल रहा है मैम। अच्छा। मतलब आज मेरे गांव के बच्चे, अगर आप मेरे गांव चले जाओ तो मेरे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, मुझे 1 किलोमीटर दूर लेने आ जाते हैं, है ना, कि यार लक्की भाई आ रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए पहुंच जाते हैं चढ़कर। मैम उससे प्यार करते हैं, अब मैं उनसे वैसे ही प्रेजेंट करूंगा मैम। अब यही बात आप किसी ISI एजेंट से, या आप मेरी मेल खोल कर देखिए, या बांग्लादेश वालों के कमेंट्स पढ़िए, नेपाल वालों के कमेंट्स पढ़िए, पाकिस्तान के कमेंट्स, शायद दुनिया में मुझसे ज़्यादा नफरत किसी से करते ही नहीं होंगे मैम। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है मैम। वो मुझे जितनी रिस्पेक्ट देगा मैं भी उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा। मैं बोलता हूँ कि वो मुझे 1% दोस्ती का हाथ बढ़ाए, हम मरने तक उसके साथ जाएंगे मैम। ठीक है, अगर उसने हमारे को छेड़ने की कोशिश करी तो हम उसको कब्र तक पहुंचाएंगे मैम। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे मिलता है। चूँकि अब आपका मुंबई में आना हुआ, और आपने एक मुंबई में बहुत फेमस टर्म सुना होगा, नेपोटिज्म। तो जब हम अब उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और किसान का बेटा किसान बनता है, तो ये क्या सारे सैनिकों के बच्चे सेना में जाते हैं, ये सेना का नेपोटिज्म है? मैम आपसे मैं कह रहा हूँ कि नेपोटिज्म मैम, सेना में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि सेना में चले गए मैम। उस लड़के को मैम सुबह 4 बजे उठता हो, जो लड़का सेना में जाना चाहता है ना मैम, वो 4 बजे उठकर मेहनत करता है। और ये बॉम्बे जैसी मेहनत नहीं कर रहा हो कि उठ के आया और जिम के अंदर गया, जिम में AC चला हुआ है ना, जिम में AC चलने के बाद बिल्कुल 2 घंटे जिम किया, बाहर उसका मतलब ये बॉम्बे वाली मेहनत नहीं है मैम। एक लड़का है जो 16 साल का बच्चा है, वो सुबह अपने घर पर उठता है और 3-4 लड़के इकट्ठे होकर रनिंग करने जाते हैं मैम, और हाथ में पत्थर पकड़ के रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जंगलों में शेर चीते भी दौड़ रहे हैं मैम। अगर किसी को यहाँ बॉम्बे के किसी आदमी को ये बोल दो कि भाई वो रोड के ऊपर जा रहा होगा और हल्का सा आप उसको बोल देना आगे मत जाना, शेर और चीता होगा मैम, वो बाहर नहीं निकलेगा अपने रिजॉर्ट से। आप इसको क्या नेपोटिज्म बोलेंगे मैम? आप बताओ ना कि कौन सा नेपोटिज्म है जो गोली खाने के लिए जाएगा मैम? पर हम चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से हमने सुना है कि इसके खून में ही वो जज्बा है देश प्रेम का, अपने देश से प्यार मैम। मैं आपको ये बताऊं मैम कि आज मैं आपको ये बताता हूं कि जो भी ये सुन रहे होंगे भाई, दुनिया के अंदर इस वर्ल्ड में सिर्फ एक फोर्स ही ऐसी नौकरी है भाई जहां पर दोनों साइड जीत है, हार कहीं भी नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कल आप फोर्स ज्वाइन करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, XYZ कोई भी भाई, उसमें आपकी हार कहीं भी नहीं होगी। जीवन में आपकी दोनों साइड जीत है।
कैसे, जब आप फोर्स में जाओगे और फोर्स में जाने के बाद आप कभी किसी ऑपरेशन में जाते हो, अगर आप उस ऑपरेशन में जाने के बाद एक ऑपरेशन करते हो, उस ऑपरेशन में आप शहीद हो जाते हो ना भाई, तो आपको ये देश हीरो की तरह पूछेगा अनंत काल तक, हमेशा आपको याद किया जाएगा। अगर आप इस ऑपरेशन में एनिमी को मार के वापस आते हो ना मैम, तो भी आपको ये देश हीरो की तरह पूछेगा मैम। आपको कहीं पर हार दिखी मैम? दोनों साइड ही जीत है ना मैम। आप वापस नहीं आते हो तो भी आप इस देश के हीरो हो, वापस आए तो भी हीरो हो। मुझे दुनिया में दूसरी जगह बता दो मैम जहां दोनों साइड में जीतो। कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस, मुझे ये बता दो कि यार वहां दोनों साइड जीत है। या तो लोग सुसाइड कर देते हैं मैम, या बिजनेस खत्म हो गया सुसाइड कर देगा आदमी। लकी जी, आपको क्यों लगता है कि आजकल के जब हम स्कूल में या हमारे बच्चे भी जब से हम जब पूछते हैं कि आगे क्या बनना चाहते हो, क्यों हमें ये सुनने नहीं मिलता कि मैं बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ? क्या कमी रह गई? नहीं मैम, कमी देखो, कमी क्या है? कमी है आपका बैकग्राउंड, आपके पीछे। मैम जो आपको मिला होगा ना विरासत में, आप वही दोगे। मतलब आज जैसे आपने उत्तराखंड की बात करी, आज आप हरियाणा में भी चले जाओ, अहीर साइड में एक पूरी की पूरी बटालियन है मैम उनकी। आप राजस्थान के अंदर चले जाओ, राजपूताना राइफल वगैरह। आप अगर हिमाचल चले जाओ, डोगरा रेजिमेंट मैम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके जो भी पीछे के बैकग्राउंड थे, वो आपका बैकग्राउंड कैसा रहा मैम। अगर आपके पूर्वजों ने इस देश को सर्व किया होगा तो आप भी करोगे मैम। तो ये तो नेपोटिज्म ही हुई ना कि मेरे पूर्वज सेना में थे इसीलिए मैं सेना में जा रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप डॉक्टर थे तो मैं क्यों सेना में जाऊँ, क्योंकि पैसा तो डॉक्टर बनने में ही है। नहीं मैम देखो, आप पैसा कितना भी कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो मैम, आप खाना तो आपने रोटी है ना। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ मैम, शायद जब कोरोना लगा था पूरी दुनिया में, तो किसी ने पूछ दिया किसी डॉक्टर से कि यार कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया भाई। यार बोला हमसे क्यों मांग रहे हो यार, बोला आप जिनका करोड़ों का जिनको फंड देते हो ना, आप दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, उनसे पूछो ना। बोला जिन्हें जिंदगी भर आप पूछते आए हो, जिनको आपने करोड़ों पैसे दिए, एक एक छोटे से ऐड के आपने करोड़ों, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपीस दिए, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? बोला तो डिपेंड करता है मैम। देखो आज भी आप उठाकर देखो मैम कि इस देश की लोगों को या दुनिया में कहीं भी 26 जनवरी को सबको नजर आ जाएगा देश, 15 अगस्त को नजर आ जाएगा मैम। उसके बाद फिर वही चीज है, मतलब 2 दिन तो सबको देशभक्ति नजर आ रही है। कहां पर? सिर्फ रील्स पर, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे झंडे के साथ तस्वीर लगानी होती है। तो उनसे बोलो ना मैम कि करके दिखाएं, ग्राउंड में तो जाकर दिखाएं। 50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर दिखा दो ना एक बार यार। तभी तो मेरे साथ आज आप बैठे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक, मेरी ऑडियंस आपसे ये सुने कि वो जो हाई है, वो हाई इन झंडा लगा के खड़े रहने में नहीं है। देखो मैम, मैं इतना कहूँगा कि जो भी लोग हैं दुनिया में, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस में हो, XYZ किसी भी जॉब में हो, उसको हीरो बनने की ज़रूरत ही नहीं है मैम। वो अपना काम ईमानदारी से कर ले, वो इस देश का हीरो है मैम। बस जो उसको काम दिया है ना इस देश ने, कुछ भी काम, वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे, मैं मानता हूँ मैम उससे बड़ा कोई हीरो ही नहीं होगा। वो करके देखो ईमानदारी से अपना काम, सुकून मिलेगा बहुत मैम। तो आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में रहें, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप किसी हीरो से कम नहीं। मैम हीरो ही है ना। आप आज मैम आप किसको टीवी में देखते हैं जी कि यार इस आदमी ने क्रिमिनल्स को पकड़ा, एनकाउंटर किया, इस डॉक्टर ने मतलब बेस्ट काम किया। मैम उन्होंने अपनी ड्यूटी करी है मैम। एक डॉक्टर ने एक मिसाइल तो नहीं बनाई ना, क्यों? या एक पुलिस ऑफिसर ने अगर 2 एनकाउंटर करें, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई बिल्डिंग खड़ी करी। उन्होंने वो करा जो उनको जो सरकार ने चुना है, लेकिन आपने उनको हीरो माना है ना मैम। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, ईमानदारी से अपना काम किया, तो इस देश की जनता ने उनको हीरो बना दिया मैम। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो काम आपको दिया है सरकार ने, या जो काम आप करते हैं, वो कुछ भी हो भाई, अगर आपने उस काम को ईमानदारी से किया ना, तो वो ही हीरो है मैम। अगर अर्ली मॉर्निंग मैम, अगर मैं भी निकलता हूँ कहीं भी, मुझे साफ सफाई दिखती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है मैम। वो मेरे लिए वो हीरो है जो सुबह उठकर मैम पूरे एरिया को साफ करके गया है, वो अपना काम करके गया, तो वो सुकून निकला ना यार। कितना प्यार, कितनी अच्छी जगह है। मेरा मन ही नहीं करता वहाँ पर कोई भी डस्ट फेंकने का, क्योंकि वो जगह इतनी क्लीन है मैम। 16 साल के लकी को जब उनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हें इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपके मन में वो ललक जगाई कि आपको भी सेना में भर्ती होना चाहिए, इस तरह का कोई काम करना चाहिए, क्या कभी आपको लगा कि मेरे लिए वो फैसला सही नहीं है और शायद मैं कुछ हट के करना चाहता हूँ? मैम देखो कि 10th 11th में पढ़ रहे थे मैम, इतना तो आता भी नहीं है उस टाइम माइंड में। उस टाइम तो एक ही चीज़ रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। चौथा चीज़ तो अब आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ है, उतना तो उस टाइम समझ में भी नहीं आता था मैम। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ड्रीम देख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला मैम,
कि आप अभी, आपका तो पहले था कि 9 तक यार कैसे बोर्ड का एग्जाम पास कर लूँ, बोर्ड का एग्जाम पास कर लूँ, इतना प्रेशर। आज का जैसा नहीं था मैम कि अगर बच्चे को कोई टीचर अगर थोड़ा सा भी डांटे तो घर वाले वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है, हमारे तो टीचर भी अगर 4 लठ मारते थे तो घर वाले 8 और मारते थे, बिल्कुल है ना। आज के टाइम में तो बच्चे के ऊपर हाथ उठा लिया तो दुनिया भर के लॉ निकाल लिए मैम। तो उस टाइम तो दिमाग में एक ही चीज़ था यार, कैसे भी करके 10th निकाल लो भाई, कहीं फेल हो गए तो घर से तो निकले जाएंगे। तो इतना सोचने का ही वक्त नहीं था मैम। एक छोटे से गांव का लड़का जो 16, जैसे आपने कहा 10th में था, मेरे पास सोचने समझने का टाइम नहीं था। सपने देखे होंगे कि मैं यहाँ ट्रैवल करूँगा, मैं दूसरे देश देखूँगा, मैं इधर उधर जाऊँगा। जिसके पास पासपोर्ट तक नहीं है वो एक एग्ज़ाम पास करता है और उसको सीधा इज़राइल तेल अवीव के जहाज़ में बिठा दिया जाता है। तो मैं आपसे एज एन एजेंट ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं वो 16 साल के लक्ष्मण से ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपके दिल में कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? मैम देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जितनी खुशी है उतना ही दुख भी है मैम उस टाइम। दुख या डर? नहीं, दुख थोड़ा सा, डर नहीं मैम। डर तो पता ही नहीं है ना मैम, हमें तो पता ही नहीं होना क्या है। देखो डर आपको क्या होगा मैम कि आपने लाइफ में कभी स्नेक नहीं देखा, एग्जाम्पल के लिए, आप स्नेक से कभी डरोगे? देखा ही नहीं है ना मैम, मुझे पता ही नहीं है डर होता क्या है। डर तो तब पता चलेगा जब मैं देखूंगा उस चीज़ को। तो दुख इस चीज़ का कि इस चीज़ का नहीं, इस चीज़ का कि खुशी इस चीज़ की कि भाई मेरे को जॉब लग गई। लेकिन थोड़ा सा दुख इस चीज़ का कि यार मैं अपने दोस्तों को अब दोबारा देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करी है कि 10th में तो बहुत मेहनत करी यार भाई, 10th में तो बहुत पढ़ाई करी, अब 11th में रिलैक्स करेंगे, दबा के गेम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। और एकदम से सडनली आप स्कूल अभी गए हो, 2-3 महीने हुए और एकदम से आपका कॉलिंग लेटर आता है, आपको जाना है। आपके सारे सपने ही टूट गए, क्योंकि आपने सारे सपने टूट गए यार कि भाई मुझे क्रिकेट भी खेलना था, हम अभी अगले महीने वहाँ हमने जाना था। तो आपने बहुत सारे सपने अपने दोस्तों के साथ किए हैं और आप देख रहे हो कि 26 हफ्ते के लिए तो आप आओगे ही नहीं, 26 वीक के लिए नॉर्मली। तो आपसे वो सब चीज़ छूट भी गया मैम, क्योंकि आप सोचो कि आप लगभग 5th क्लास से किसी के साथ पढ़ रहे हो मैम, एकदम से आपको एक ही दिन आके पता चलता है कि आपको एकदम से जाना है, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा ही। आप अगर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने घर में एक जानवर पाल लो मैम, आपको 1 महीने में तो उससे भी लगाव हो जाएगा। आप कभी जाते हो तो अपने जानवर को भी 3 बार ही देखते हो। तो जिनके साथ आप 5th क्लास से पढ़े हो हर रोज और सडनली आपको 24 घंटे के अंदर फैसला आता है आपको जाना है, तो मैं बता ही नहीं सकता। जिन्होंने कभी लाइफ में फील किया होगा वो समझ जाएंगे मैम। क्या एजेंट लक्ष्मण अपनी माँ के गले लग के रोया था? मैम देखो क्या होता है कि इसलिए कि लाइफ में देखो कई बार क्या होता है, इंसान को रोना आता है, लेकिन अगर मैं ही टूट जाऊंगा तो वो ज़्यादा टूट जाएंगे मैम। तो उस टाइम क्या होता है, खुद को बहुत मजबूत रखना पड़ता है। पर 16 साल के लक्ष्मण को इतनी समझ थी? नहीं मैम देखो, हम मतलब लाइफ के अंदर क्या है, मेरे घर वाले भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे ग्रैंडफादर, मैंने आपको बोला 1971 के हीरो मैम, फादर भी मेरे आर्मी से, तो स्ट्रॉन्ग है मैम, वो नहीं। लेकिन क्या होता है थोड़ा सा कि भाई नहीं यार, मेरे को एक ही चीज़ है मैम लाइफ के अंदर कि मेरे को भाई अपने घर वालों के, अपने मदर के सैड चेहरा नहीं चाहिए भाई। अपन सारी दुनिया से लड़ लेंगे धरती में, है ना, आप मुझे बोलो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ मैम, लेकिन अपने घर वालों के अगर चेहरा उदास होगा ना तो इंसान टूट जाता है मैम। ऐसे में कैसे आपने अपने आप को समझाया, क्योंकि 2.5 साल का समय बहुत होता है। मैं आज की बात आपको बताता हूँ। मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ ना मैम, एग्जाम्पल का ट्रैवल किया तो भाई मैं जैसे ही निकलता हूँ तो मेरी माँ ये बोलती है कि बेटा पहुँच के मुझे बता देना, लेकिन मैं निकलती 2-3 घंटे में बोलता हूँ मैं पहुँच गया हूँ, ताकि टेंशन उनकी खत्म हो जाए। चाहे मैं शाम को पहुँचूंगा वहाँ, अगर मैं निकला हूँ तो हो सकता है कि मैं निकले और निकलने के बाद मैं रात तक वहाँ पहुँचूंगा, लेकिन मैं घड़ी में टाइम देखता हूँ, जल्दी से 2 घंटे माँ को फ़ोन करता हूँ, पहुँच गया। कितनी खूबसूरत बात कही आपने कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो रॉ एजेंट लक्ष्मण बिष्ट की माँ हो, पर उन्हें फिर भी कॉल करके कहना पड़ता है हाँ मैं ठीक से पहुँच गया। वो भी मतलब ये नहीं कि मैं 10 घंटे अपनी माँ को वेट नहीं कराऊंगा यार, मैं थोड़ा ना बोलूँगा कि इतनी देर में उनको टेंशन चीज़ें 10, तो अपना काम है घड़ी में 2 घंटे में देखना और वो ना पहुँच गया। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी मदर ने कभी नहीं देखा मुंबई, मेरी माँ आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठी, उन्हें पता भी नहीं होगा, उन्हें तो ये भी तो सिक्योरिटी चेक में कितना टाइम लगता है, चीज़ें क्या लगता है, उन्होंने कहा कि भाई 1 घंटे का सफ़र है, पहुँच गया। अब आपकी जब ट्रेनिंग की बात ही कर रहे हैं कि आप 2.5 साल के लिए बहुत इज़राइल में थे, तेल अवीव में कमांडो ट्रेनिंग के लिए गए थे, राइट? आप वहाँ पर, हाँ मैं आप उसको कमांडो भी कह सकते हैं, एजेंट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, इज डिफरेंट। पर लकी जी हमारा इंडिया अब एक बहुत इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में आगे आ रहा है और हर तरह से हम कदम से कदम मिलाकर सबसे चल रहे हैं। तेल अवीव इज़राइल जाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वो इज 2000 मैम 2004 के आसपास की बात है, आज डिफरेंट है मैम। ऐसा नहीं है कि 2004 में भी हम चीज़ें थी, धीरे धीरे चीज़ें क्या होता है मैम, और हो सकता है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा डेफिनेटली, तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है मैम। ऐसा नहीं कि एकदम से, हो सकता है 2004 पर जो हमारे पास वेपन नहीं थे आज वो वेपन है मैम,
है ना। आज टेक्नोलॉजी चेंज है, आज हम खुद अपने फाइटर्स बना रहे हैं मैम, हम अपनी खुद की सबमरीन बना रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं 2016 में हमारा बना हुआ यूपीआई आज दुनिया में कौन कौन यूज़ कर रहा है मैम, ठीक है। तो आज हम पावरफुल बन रहे हैं मैम धीरे धीरे। तो आज भी मैम, अगर आज भी देखो आप, वर्ल्ड की आर्मी आती है ना ट्रेनिंग करने, आप बहुत जगह न्यूज़ पढ़ते होंगे कि यार अमेरिकन आर्मी आके रानीखेत में ट्रेनिंग कर रही है या रशियन आर्मी आके जैसलमेर में ट्रेनिंग कर रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैम ये रशिया कमज़ोर है या यूएस कमज़ोर है, ये कंबाइंड ट्रेनिंग चल रही है मैम, ताकि वो हमारे को भी समझें। तो आप कहना चाहते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है कि हम जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। बिल्कुल, हमें उनकी चीज़ को समझ में आए ना मैम। एक एग्जाम, जब तक मैम मैं CIA को नहीं समझूंगा, जब तक मैं मोसाद को नहीं समझूंगा मैम, आपके लिए दुनिया का सबसे डेंजर चीज़ क्या है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैम? बिल्कुल। धरती की चीज़ जिसको हम नहीं जानते हो, मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ ही है ना मैम। जिसको जान गए हो तो दुनिया की सबसे आसान चीज़ हो गई मैम। तो मैंने आपको बोला कि जब तक हम नहीं जान पाएंगे कि CIA का काम करने का तरीका क्या होता है, MI6 का काम करने का तरीका क्या है, मोसाद का तरीका क्या है मैम, ठीक है, FSB का तरीका क्या है, जब तक हमें कैसे नहीं पता चलेगा मैम। तो हमारे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी साथ में। सेम वो भी आते हैं ना मैम, आपसे क्या बोला कि अमेरिकन आर्मी आके यहाँ ट्रेनिंग कर रही है मैम, पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि उनके वहाँ, अमेरिका एक पावरफुल देश नहीं है, पावरफुल देश है, लेकिन हिंदुस्तान को समझे यार, यहाँ के टेम्परेचर को समझे, वो जैसलमेर की गर्मी को समझे कि इंडियन सोल्जर इस गर्मी में कैसे काम करते हैं। तो वही जैसे कि मैंने कहा कि जॉइंट ऑपरेशन दोनों के लिए फायदेमंद दोनों के लिए फायदे हैं। वो भी हमें समझेंगे, हम भी उन्हें समझेंगे मैम, और उनके लिए भी बेनिफिट है ना मैम कि एक इंडियन लड़के में कितनी ताकत है, उसकी विल पावर कितनी है। चलो हमारा एक लड़का 30 किलोमीटर दौड़ता है, क्या इंडियन जीन्स में इतनी पावर है कि वो 30 किलोमीटर दौड़ता है? तो वो भी चीज़ शॉर्ट नोट करें ना मैम। तो दोनों के लिए प्रॉफिट है, अगर कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी है मैम। तो जो वहाँ पर आपके एक इंस्ट्रक्टर थे जिसके बारे में आपने किताब में बहुत कहा हुआ है, वो इंस्ट्रक्टर से लकी कितना पिटा है? मैं आपको क्या बताऊं कि एक दिन तो ट्रेनिंग चल रही थी और जूते हमारे पास जंगल शूज़ होते हैं, मतलब कपड़े टाइप के होते हैं जंगल शूज़, तो वो भीग गए। जितने भी 3-4 जोड़ी मेरे पास जूते थे वो भी भीग चुके जुराब, क्योंकि बरसात नहीं रुक रही तो ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी। तो जब कंटिन्यू जूते मेरे कंटिन्यू गीले, जुराब मेरे कंटिन्यू गीले, तो मेरे पैर नीचे से वाइट हो गए पूरे। मेरे क्या हुए, सबके हुए होंगे, मैं तो अपना देख रहा हूँ, जितने भी ट्रेनिंग में थे सबके हुए। तो यार मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया। तो अपने मुंह से पहले कुछ नहीं बोला, एक दिन इंस्ट्रक्टर ने मुझसे बोल ही दिया, मुझसे नहीं बोला, सबसे बोला कि किसी को कोई दिक्कत। बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, एक बार कोई मुझसे पूछ ले। मैंने कह दिया सर प्रॉब्लम, बोला एक कदम, हाँ बिल्कुल, बोला एक कदम आगे आ जा भाई, एक कदम आगे बढ़। मैं एक कदम आ गया, बाकी को बोला एक काम करो, उसको टच करके आओ। बाकी को सबको भगा दिया टच करने, मेरे को बोला बैंड पोजीशन हो जा। बैंड पोजीशन हुआ, मेरे को बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरे जूते गीले हैं, 3-4 दिन से जूते भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, मेरे पूरे पैर वाइट हो गए। बोला काम कर, खड़ा हो, दिखा मेरे को। मैंने दिखाया, खुश हो, क्योंकि वही रखे थे, झूठ तो मैं बोल नहीं रहा था। जैसे मैंने अपने पैर दिखाए पूरे वाइट हो रखे थे नीचे से। बोले ठीक है बैंड पोजीशन हो जाओ। मैंने बैंड पोजीशन, उनके हाथ में हमेशा गोल्फ की स्टिक रहती थी, गोल्फ की। भाई जो गोल्फ की स्टिक उन्होंने मेरे मारी थाई में, मैं 5 फुट ऊपर उछ रहा हूँ मैं, और वो दर्द में अपनी ट्रेनिंग के, मैं कम से कम 2-2.5 महीने तक उल्टा करके नहीं सोया हूँ, मैं 2-2.5 महीने तक सीधा ही सोया हूँ। और मुझे उन्होंने एक ही चीज़ बोली ये प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? मैंने कहा सर यहीं हुई। बोला घर से तो नहीं हुई थी ना? मैंने कहा नहीं। बोला ग्राउंड में हुई? बोला ग्राउंड की चीज़ ग्राउंड में ही सही हो जाएगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। मैं ट्रेनिंग खत्म होने तक कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। पर जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छे से समझाया कि आजकल के बच्चे ज़रा सी भी असुविधा होने पर कैसे माँ बाप घबरा जाते हैं, टीचर्स घबरा जाती हैं उनको डांटने से पहले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ डांट भी पड़नी चाहिए और वहाँ लेक्चर भी मिलना चाहिए, बिकॉज मुझे पूरा यकीन है वो लेसन आप भूले नहीं हैं। नहीं मैम, देखो सामने वाला सही है, आपके बच्चे भाई बहन गलत हैं, आप मत करो उनका साथ। आपको एक मैं छोटी सी कहावत बताता हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक आदमी को फांसी की सज़ा हो रही थी मैम। उसको जब फांसी की सज़ा हुई तो उस टाइम अंतिम इच्छा पूछी उससे, उसने बोला यार मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है भाई। तो यार सब जेलर लोग, सब स्टाफ बोला क्यों भाई, यार कम से कम तुम अपनी माँ से तो मिल लो। उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता। तो सब लोग शॉक, बोला क्यों, मतलब माँ से? बोला कि जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ना फर्स्ट टाइम पड़ोसी की मुर्गी को चुराकर घर पर लेकर आया, अगर उस टाइम मेरी माँ ने मुझे रोक लिया होता ना, आज मुझे फांसी नहीं लग रही होती। हमारे हिस्ट्री में ही कितने ऐसे लेसन्स हैं जिनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। आपकी ट्रेनिंग के दौरान जब ये हादसा हुआ उसके बाद आपने ठान ली कि अब मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट बनकर भी दिखाऊंगा, और उसी समय एक रेस भी हो रही थी जिसमें आप बहुत बुरी तरह से हार रहे थे, और वहाँ आपको एक ट्रिक सूझी जहाँ आपने अपने ऑपोजिशन वालों का एक एम्यूनिशन का बैग चुराया और
उनके जीतने के बावजूद भी आप विजेता घोषित किए गए। तो क्या इससे हम ये सोचें कि एजेंट लक्ष्मण साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस जीतना चाहता मैम है? देखो मैम, वॉर ये एक ट्रेनिंग, एक वॉर ही है मैम। एक वॉर के अंदर ये डिसाइड नहीं होता मैम कि आप कैसे जीतोगे, आपने जीतना है ना मैम। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ मैम, कल सपोज करो आपके एनिमी की फोर्स आपके बॉर्डर तक आ जाती है, जी। तो क्या आप ये देखोगे यार कि मेरा रूल ये है कि मैं यहीं से फायर करूंगा, मुझे इससे आगे नहीं जाना? मैम ये देखो, किताब पर चीज़ें अलग हैं, लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर आते हैं तो ग्राउंड पर सिर्फ विक्ट्री देखी जाती है मैम। वहाँ पर सिर्फ विक्ट्री से मतलब है मैम, चाहे वो कैसे भी नहीं मिले। चाहे कैसे भी हो, आपको विक्ट्री देखनी है। जंग के अंदर मैम, जंग जीतने के लिए सब कुछ जायज़ है मैम। और वहाँ पे जब ये ट्रेनिंग आपकी चल रही थी 2.5 साल, तो आपने एक बहुत अच्छा दोस्त भी बनाया था जो दूसरे देश का था। तो वो दोस्त, वहाँ पे कई दोस्त बने होंगे इनफैक्ट आपके। वो तो बड्डी था मैम मेरा। देखो दोस्त तो सभी थे, बिल्कुल। जितना भी हमारे ग्रुप का जो टीम थी उस टीम के सभी लोग दोस्त थे, लेकिन एक बड्डी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा मैम। क्या आप उनमें से किसी से टच में हैं? देखो मैम, उनसे मैं टच में नहीं भी रहूँ तो ज़्यादा बेटर है मैम, क्योंकि वो दुनिया में किसी ना किसी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, और मैं भी ये चाहूँगा कि वो भी मेरे कभी टच में ना आए मैम। कल को आपका ये बडी आपके सामने दुश्मन के रूप में आता है तो क्या आप गोली मैम मार देंगे? वो जब भी आएगा दुश्मन के, वो दुश्मन ही होगा मैम। क्या एजेंट लक्ष्मण 2 बार सोचेगा उसे मारने से पहले? नहीं मैम देखो, कि मैंने आपको बोला अभी आपसे, इससे पहले मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कभी नहीं चाहूँगा वो लोग कभी मुझे मिले, बिल्कुल। है ना मैम। क्योंकि जिस दिन वो मेरे सामने आएगा मैम, वो तो मेरा एनिमी ही है ना मैम, तो उसमें सोचना क्या मैम। एनिमी तो एनिमी ही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ये कहना क्या ठीक है कि आप किसी के भी दोस्त नहीं? मैम देखो, मैंने आपसे यही कहा था कि आप मुझसे कैसे मिलते हैं मैम। इंडियंस मैम, हिंदुस्तान के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो अपना परिवार ही है ना मैम। बट शर्त ये हो कि आप एंटी एलिमेंट्स काम ना कर रहे हो मैम। आप कुछ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, कुछ भी करो, बस एक चीज़ हमेशा याद रखो मैम कि लाइफ के अंदर कि आप एक हिंदुस्तानी हो बस। आपको लगता है कि उस ट्रेनिंग की वजह से आज आप जो हो या उसके बाद भी कोई और ट्रेनिंग थी जो आपको बनाने में बहुत कारगर साबित हुई? देखो मैम, ट्रेनिंग तो क्या होता है कि ट्रेनिंग तो लाइफ टाइम चलती रहती है। कि इजराइल की ट्रेनिंग हुई, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग रुक जाती है। होता क्या है कि लोगों को लगता होगा यार कि एक बार ट्रेनिंग करके आ गया, ट्रेनिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। मैं एक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया, आने के बाद मुझे जो भी ड्यूटीज़ दी गई, जो भी ऑपरेशंस दिए गए, मैं गया। वापस आने के बाद मैं अपने घर गया, छुट्टी गया, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, वापस आया तो एजेंसी को लगता है कि इसको अपग्रेड करना चाहिए। आप मोबाइल को भी अपग्रेड करते हैं ना मैम। उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, तुम एक कोर्स करके आ जाओ। मैं कोर्स का नाम नहीं बताऊंगा, वो मैं उस चीज़ पर मैं एक्सपर्ट बनकर आया। फिर मैं दोबारा ऑपरेशन के लिए गया, सेम चीज़ें दोबारा गया। फिर मैं दोबारा अपनी एजेंसी आया, एजेंसी को लगा इसको उस चीज़ में भी अपग्रेड करो। मैं लाइफ टाइम चलता रहता है। जैसे आप लोग मोबाइल्स को अपग्रेड करते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर धीरे धीरे आदमी अपग्रेड होता रहता है। जैसे क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ कि आप एक ट्रेनिंग करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको लगता है कि यार बंदे को स्पेशल फोर्स में जाना चाहिए, है तो एक सोल्जर आदमी, एसएफ के लिए अप्लाई करता है, वो एसएफ की ट्रेनिंग करता है मैम, और एसएफ की ट्रेनिंग को पास करके स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनता है। स्पेशल फोर्स के हिस्से बनने के बाद उसको लगता है या नहीं कि मुझे भी एनएसजी में अप्लाई करना चाहिए, वो एनएसजी आता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्पेशल फोर्स के हो तो तुम एनएसजी वैसे ही चले जाओगे, फिर तुम्हें एनएसजी की ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी। हर एक का अपना मैम स्टैंडर्ड है, अपनी ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको उसको पास करना पड़ेगा। तो आप लाइफ के अंदर आप जितनी ट्रेनिंग करोगे, जितनी चीज़ें जानोगे मैम, आपको उतने एक्सपीरियंस होगा, आप उतने मजबूत बनोगे। आप पूरी दुनिया को देख कर आओगे तभी आपको समझ में आएगा ना मैम। आप बिना वर्ल्ड को देखे तो बोल ही नहीं सकते कि ये खराब है, ये अच्छा है। बिल्कुल। लकी जी, आपने अभी जो हमारे से जो बात की उसमें मैंने नोटिस किया कि आपने कहा कि जब भी मैं एक एनुअल लीव पर घर आया, जब भी मुझे छुट्टी मिली, छुट्टियाँ मिलती हैं? नहीं, छुट्टियाँ तो मिलती हैं मैम, अपने घर वालों से मिलने के। कितना मुश्किल होता है इस प्रोफेशन में छुट्टियाँ लेना और काम? मैम देखो, छुट्टियाँ लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि छुट्टी कभी भी मैम देखो हर आदमी का एक ही है। मैं तो जब भी रहा, मेरा एक ही सपना था कि यार मैं दीपावली में घर जाऊँ, और हमेशा मैं एप्लीकेशन पहले लगा देता था कि यार मुझे दीपावली में लीव दे दिया जाए, ठीक है। और मैम मेरे जैसे सभी लोग देते ही है, नंबर किसका आएगा वो डिपेंड करता है। तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी अपनी ड्यूटी के दौरान कभी मैंने दीपावली अपने घर मनाई होगी मैम, क्योंकि मेरे जैसे सपने लगाइए ना मैम, नंबर किसका आएगा। जब आप इतने सुसज्जित ऑफिसर होकर वापस लौटे और उसके बाद आप मतलब बहुत ही जाने गए अपने एनएसजी के लिए, और फिर उसके बाद आपने
नरेंद्र मोदी जी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ आप पर्सनल सिक्योरिटी, हाँ मैम, मैं नरेंद्र मोदी सर के साथ भी रहा, बहुत सारे मतलब आप राजनाथ सर के साथ कई भी रहा। नामचीन नेता थे, जो भी उस टाइम- चंद्रबाबू नायडू थे। बिल्कुल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फ्रॉम समबडी प्रोटेक्टिंग, जो देश को की सुरक्षा कर रहा था, अब वो हमारे नेताओं की सुरक्षा कर रहा था, ये जर्नी कैसे मैम थोड़ा हुई? सा डिफरेंट रही है ना, क्योंकि मेरे को वो आदत नहीं थी। मेरे को एक ही आदत थी, फ्रीडम की। मैं जब भी कभी भी ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, तो हमारे को पूरी फ्रीडम दी हुई थी मैम, कि बस ऑपरेशन कंप्लीट करना है, चाहे दिल्ली के जो भी ऑर्डर्स हों, दिल्ली के या वॉर रूम के जो भी ऑर्डर्स हों, या सीनियर के जो भी ऑर्डर्स हों, उनको फॉलो करना एक अलग चीज़ है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर मैम आदमी अपना काम करता ही है। लेकिन यहाँ बहुत डिफरेंट था मैम, मैं एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, ठीक है, जिस दुनिया में अगर मैं पानी भी नहीं पी सकता बाहर, अगर अब मैं किसी सपोज करो किसी भी पीपी के साथ, प्रोटेक्टिव पर्सन के साथ, उसका सिक्योरिटी ऑफिसर या पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर चल रहा हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है तो मैं पानी नहीं पी सकता ना मैम। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि दुनिया भर की मीडिया है, वो अगले दिन पेपरों में छाप देगी यार क्या सिक्योरिटी करेंगे तो पानी पी रहे हैं करके। तो बहुत डिफरेंट है, मेरा एक दूसरा वर्ल्ड था। तो तभी एनएसजी के अंदर 3 ईयर्स का डेपुटेशन होता है और मैं 1 ईयर में ही वापस चला गया मैं। पर आज जितने भी लोग इस प्रोफेशन में हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटी में हैं, आप जैसे सुसज्जित डेकोरेटेड ऑफिसर्स, एजेंट, आपको नहीं लगता उनके लिए लाइफ थोड़ी टफ है इस प्रोफेशन में? जैसे कि आपने कहा कि पानी तक पीने के लिए आपको एक बार सोचना पड़ता है। मैम बहुत टफ है, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टफ कैसे है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक जो कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है मैम, कोई भी नेता इस देश का, XYZ कोई भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, मैम वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट किससे होते हैं? किससे कनेक्ट होते हैं? जनता से, आम जनता से लोगों मैम, बिल्कुल। सिर्फ जनता, मतलब अगर उनको सबसे ज़्यादा कनेक्ट होना है तो जनता से होना है, क्योंकि वोट जनता ही देगी उन्हें। बिल्कुल। अब यहीं पर एक जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है मैम? उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वो उसको कैसे भी इन बीच की दीवार बनना है, लेकिन नेता बोलता है भाई आप पब्लिक को मत रोकना। उसको पता है कि यार थ्रेट ही पब्लिक के बीच से आएगा। अब वो अपने प्रोटेक्टिव पर्सन को भी नाराज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जैसे आप जिसके साथ होंगे, वो लीडर कहेगा आने दो उनको, एक बार आने दो। अब उस सिचुएशन में करे क्या मैम? वो वहाँ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप आने दो, ठीक है, लेकिन आपको जो लॉ बोलता है, आप जिस चीज़ के लिए आए हो, जो आपकी ट्रेनिंग बोलती है, आपकी ट्रेनिंग बोलती है मत आने दो। तो इस सिचुएशन में काम करना बहुत मुश्किल है मैम। इजी लग रहा है, उस हालात पर बहुत मुश्किल है काम करना, वर्क करना, जहां पर मतलब अगर आप ड्यूटी करते हो तो फिर आप उस लीडर आपके ऊपर बहुत नाराज होता है मैम वो, क्योंकि आपने यार ये क्या कर दिया, मेरा प्रोग्राम ही खराब कर दिया, ठीक है। आप अगर ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हो तो आपको एक गिल्ट रहेगा, और हल्का सा कोई भी इंसिडेंट हो गया पूरा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि इन पॉलिटिशियंस की ईगो बहुत फ्रजाइल होती है, छोटी छोटी बातों पे इनको बहुत बुरा लग जाता है, चाहे वो आपका प्रोटोकॉल ही क्यों ना हो? मैम देखो देखो एक्चुअली क्या होता है, ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं मैम। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये नेता ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, सेम जैसे कि ईगो। मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, एक पिता है अपने एक परिवार को भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता मैम आज के टाइम में। बेटा रात को 11 बजे आ रहा है, छोटा बेटा कहीं गया हुआ है, एक डाइनिंग टेबल में बैठे होने का ही टाइम हो जाता है एक पिता को। जब वो अपने परिवार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मैम, एक लीडर को पूरा देश देखना है, उसके ऊपर प्रेशर सोचो ना मैम। एक बारी कोई ना कोई तो नाराज होगा ना मैम, वो सबको तो खुश नहीं रख सकता। आपको पूरा देश चलाना है मैम, आपको पूरा स्टेट चलाना है, क्योंकि आप एक पिता अपने घर में अपने 2 बच्चों में से एक नाराज हो जा रहा है उसका कि ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे। तो जब देश के ऊपर बहुत सारे लोगों का व्यू होता है, नेता सही नहीं है, एक बार उस जगह जाकर तो देखो यार, एक बार उस जगह को लेकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। जो अब अभी की हमारी ऑडियंस है या हम खुद भी हैं, हम सभी नेताओं से, हमारे आज के पॉलिटिशियन से कोई खुश नहीं है, हम सब नाराज़ हैं। और वहीं मैं देख रही हूँ कि आप पॉलिटिशियंस की तरफ से बोल रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैम तारीफ की बात नहीं है मैम, नाराज है उनको बोलो जाकर दिखा दे यार। बिल्कुल भाई तुम ऊपर खड़े तो हो जाओ इलेक्शन में, तुम्हें 100 वोट नहीं मिलेंगे यार। जो लोगों को लगता है ना कि यार इस नेता को बदलो, अरे मैं कहता हूँ मैम, बोलने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखो, जो कि हुआ भी है। कई लोग इलेक्शन में खड़े हुए जिनकी जमानतें जब्त हुई। मैम कह तो रहा हूँ ना भाई, ये इंस्टा का रील नहीं चल रहा यार, ये फेसबुक के लाइक्स नहीं चल रहे हैं कि तुम्हारे को 1 मिलियन लाइक मिल गए। खड़े होके दिखा दो मैम एक बारी। मैंने आपको बोला कि एक बारी उस जगह रहकर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पॉलिटिशियनों से प्यार करता हूँ मैम, अरे मैम मैं तो आपको मैं क्या बताऊँ, मेरा एक इंसिडेंट आपने सुना होगा, मैं नाम बताता हूँ मैम। पंजाब के सीएम थे, उनके बेटे डिप्टी सीएम थे, मैंने तो गाड़ी में नहीं बैठने दिया, मेरी तो पोस्टिंग हो गई थी विदिन 24 घंटे में।
मुझे वहाँ से तरुण गोगोई का बॉडीगार्ड भेज दिया। पर वहाँ से जब वो इसी इंसिडेंट के बारे में जो आप बता रहे हैं कि जब आपने उनके बेटे को उनके साथ गाड़ी में, क्योंकि वो प्रोटोकॉल था, मेरा प्रोटोकॉल था, आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर इससे पहले कि वो कारवां वापस घर आता आपके पास आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स थे, तो क्या आपको आपकी ड्यूटी निभाने की सजा मिली? नहीं, मैं गया आराम से, ठीक है। सिग्नल में एक सीनियर थी मेरी, तो उसने मुझे बोला, लकी कुछ बात हुई क्या तेरी? मैंने कहा मेरी तो कोई बात नहीं हुई। बोला तेरा किससे झगड़ा हुआ क्या आज? मैंने कहा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे एक वो हो गया था, उनका डिप्टी सीएम बैठना चाह रहा था गाड़ी में, मैंने मना कर दिया। तो बोली हाँ तभी। मैंने कहा तभी मतलब? यार बोली तू जल्दी से डिनर कर ले, तेरी फ्लाइट है आसाम की। मैंने कहा क्या यार? बोली तेरे ऑर्डर्स आ गए। मैं चंद सोचा, तो फिर मुझे लगा यार नहीं, मुझे ड्यूटी करनी है ना मैम, चाहे मुझे यहाँ रख लो, चाहे मुझे आप आसाम रख लो, चाहे मुझे आप अफगानिस्तान फेंक दो, मेरी सैलरी आ रही है मैम 31 तारीख की रात को, और मुझे अपना वर्क करना है। आप मुझे कहीं भी रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैम मुझे काम ही करना है ना। देखो मुझे बादल साहब के साथ भी रहना ही पड़ेगा, सेम मुझे तरुण गोगोई सर के साथ भी रहना ही पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि बादल साहब मुझे करते यार तू लक्की यहीं बैठे रहे, ब्रेकफास्ट कर, यहीं कर, टीवी देख, सेम चीज़ वहाँ भी थी, तो क्या प्रॉब्लम है मैम? तो ये जो लक्ष्मण जी हैं, ये थोड़े कायदे और कानून के थोड़े पक्के हैं। इन्होंने आसाम जाकर और एक खुराफात कर दी। आप उस एपिसोड के बारे में बताएंगे जब एक महिला मंत्री जी के पास आना चाह रही थी? एक्चुअली क्या था मैम, मुझे नहीं पता था, वहाँ पर दो के पास एनएसजी कवर थी। प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, ठीक है मैम, जो एजीपी के बहुत, मतलब अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो तो शायद दुनिया के सबसे छोटी उम्र के सीएम रह चुके हैं उस देश में। मुझे एकदम से तरुण गोगोई सर के साथ भी रहना है और यहाँ प्रफुल्ल कुमार मोहंतो के साथ भी रहना है, ठीक है। तो दो जगह काम करना था मुझे एक साथ ही, और मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन सडनली सुबह आता है कि यार इनके कुछ कोड होते हैं, कोड में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा कि इनके क्या कोड होते हैं, पैंथर क्या कोड होते हैं सबके। तो मुझे बोला उस नंबर के पास जाना है। मैंने कहा इस नंबर के पास? तो मुझे नहीं पता था कि उनको भी एनएसजी कवर है। अब मैम मुझे वहाँ पता ही नहीं, मैं वहाँ चल दिया। और एक्चुअली क्या हुआ, उनको एक बाहर जाना था किसी काम से, उनका कुछ पर्सनल काम था, उस काम से उनको बाहर जाना था। तो यार मैं भी उनके साथ चल दिया, और चलने के बाद जब हम रोड पर चल रहे हैं तो कंटिन्यू एक लेडी बार बार नज़दीक आने की कोशिश कर रही। पहले तो मेरा हो गया दिमाग खराब, यार मैंने कहा इनर सर्कल तक कैसे आ गई भाई ये, इसने 4 सर्कल कैसे क्रॉस कर गई, वहाँ मैं बोल नहीं सकता था। तो मैं क्लोज प्रोटेक्शन टीम को देख रहा हूँ, लोकल पुलिस को देख रहा हूँ, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो सर के साथ ही था बिल्कुल उनके पास में। अब मैं पूछ नहीं सकता है लेडी कैसे इस इतने रिंग तोड़ के कैसे अंदर आ रही है, बिल्कुल। और वो देखा कंटिन्यू मेरे रिंग के नज़दीक पहुंच गई। अब वो बार बार क्लोज आने की कोशिश कर रही, तो मैंने 2-3 बारी तो उसको उन्हीं से आउट करने की कोशिश करी। यार मैंने लेडी है ना, मैंने उसको मतलब 2-3 बारी तो आउट फेंका उसको हाथ से ही, भीड़ थी बहुत लेकिन कंट्रोल। फिर भी वो मैंने कहा ऐसा नहीं मानेगी है, तो मैंने उसके सैंडल देखे, और मुझे पता है कि यार लेडीज नंगे पाँव नहीं चलती है रोड के ऊपर। मैंने उसके सैंडल के ऊपर पैर रखा, हल्का सा पुश किया, उसकी सैंडल टूट गई, ठीक है। तो उसकी सैंडल टूट गई, तो थोड़ी देर के बाद तो मुझे नज़र नहीं आई, शायद अब वो नंगे पाँव तो क्या चलती, तो मैं नॉर्मल हो गया। जब मैं उनको वापस उनके घर छोड़ा तो उनके जो पीए थे, उनके भी पीए IAS ऑफिसर होते हैं, यार बोले कि बस सर बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं अंदर गया, तो मैंने कहा हाँ सर। यार बोले कि लक्की, मैंने कहा हाँ सर। बोले यार मुझे मेरी वाइफ से कोई थ्रेट नहीं है। तो मैंने कहा सर समझा नहीं, मेरी वाइफ से? जी। तो बोले यार जिनके आपने सैंडल तोड़ी हो मेरी वाइफ है। मैंने कहा सर यार मुझे पता ही नहीं था उनकी वाइफ हो। तो वही मैंने कहा ना, खुराफाती एजेंट लक्ष्मण ठहरते नहीं है, किसी के बेटे को गाड़ी से उतार देते हैं तो किसी की वाइफ की चप्पल तोड़ देते हैं, चाहे वो मंत्री के ही ना क्यों ना हो। पर रियली अप्रिशिएट द सेंस ऑफ ह्यूमर मंत्री जी का भी, कि उन्होंने उस बात को दिल से नहीं लगाया। नहीं बिल्कुल मैम, लगा भी देते क्या फ़र्क पड़ता है, एक और पोस्टिंग होती है ना। कहते हैं कि विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके हाथ में पावर होती है, आपके हाथ में गन होती है, हर वक्त एक लोडेड वेपन होता है। ऐसे समय में आपको गुस्सा कैसे नहीं आता? आप कैसे संयम रखते हैं इन सिचुएशंस में जहां आपको इन छोटी छोटी बातों पर ट्रांसफ़र ऑर्डर्स थमा दिए जाते हैं? आप ये संयम कैसे रखते हैं? मैम देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप 2 एग्जाम्पल लो। आप एक बार क्या करो, गन को कॉक करो, और गन को कॉक करके किसी कॉलेज के स्टूडेंट के सर पर लगाना। वो पता है क्या बोलेगा? मैं मार के तो दिखा। उसका एक ही डायलॉग होगा, गोली क्या रखा, गन क्या तारना, मार के दिखा बोलेगा मुझे। उस लड़के की वर्डिंग होगी मैम, कम से कम 60% लड़के ऐसे होंगे जो कहेंगे तू गन क्या तान रहा, मेरे को मार के दिखा। ये उनकी वर्डिंग निकलेगी। आप इसी सेम गन को किसी टेररिस्ट की ओर तान देना मैम, वो हैंड अप कर देगा मैम, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। पता है रीज़न क्यों? उस टेररिस्ट को पता है इस गन की वैल्यू क्या है, इस बुलेट कितनी पावरफुल है। उस लड़के को नहीं पता मैम, उसको नहीं पता कि ये गोली मुझे किस हद तक नुकसान कर सकती है, लेकिन उस आतंकवादी को पता है कि ये गोली मुझे कितना नुकसान करेगी। तो जो भी ऑफिसर या जो भी एजेंट गन को अपने पास रखता है मैम, उसको पता होता है कि इस गन का क्या
नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको अपने वेपन्स के बारे में पता होता है मैम कि मुझे क्या कंट्रोल करना है करके। पर गुस्सा तो आता है हमारे जैसे आम लोगों को आता है। नहीं मैम, गुस्सा आता है, लेकिन मुझे पता है ना कि मैंने गन निकाली तो इसका क्या नुकसान होगा मैम, मुझे उस गन का नुकसान पता है। लक्ष्मण जी, जब हम गन्स की बात करते हैं तो आप जो अपनी किताबों में जिन दोहरा हत्याकांड की बात करते हैं, ऑपरेशन नीमलोच के बारे में, तो वो अपनी किताब में जब आपने बताया है कि ये बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर थे, तो क्यों इतना शोर मचा उनकी मौत पर, उनकी हत्या पर? मैम देखो, कोई ना कोई तो चाहने वाले होंगे उनके, ठीक है। उस टाइम की जो, देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी 2011 में, जो भी दो इसमें देश में सरकार रही हो, ये क्वेश्चन का वो ज़्यादा बेटर जवाब देंगे मैम, जो भी लोग धरने में बैठे थे, ठीक है, जबकि उनके ऊपर कई हत्याएं थी, एक्सटॉर्शन, इलीगल तो केसेस, मैम जो भी गैंगस्टर, जो जिनका उनको सपोर्ट था वही लोग आए मैम, नॉर्मल पब्लिक कुछ नहीं आई। नॉर्मल पब्लिक से पूछो ना मैम आप जाकर। तो आपको लगता है इनको बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट था? बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के तो मैम कोई आदमी इतनी हत्याओं के बाद भी ओपन घूमेगा मैम। पर एजेंट लीमा इतने बड़े एजेंसी को रिप्रेजेंट करता था, एजेंसी ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कहेगा कि एजेंसी ने सपोर्ट नहीं किया, एजेंसी हमेशा सपोर्ट में रहती है मैम। क्या पता, हो सकता है अगर आपने अगली बुक पढ़ी हो मैम, आप रोहित मैन 2 जाना, तो रोहित मैन 2 में आपको पता चलेगा कि जेल के अंदर से भी कितने केसेस हुए हैं, कितने बड़े ऑपरेशंस करें जेल के अंदर। क्या पता ये हो सकता है कि मैम जेल के अंदर जाना भी एक प्लान था, इतने टाइम तक 11 जेलें ट्रांसफ़र हुई हैं, क्या भी वो एक प्लानिंग थी? तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे जो भी इंसिडेंट हुआ, या जो किताब में हमने कहा, कहानी नहीं कह सकते, ये जो सच में हुआ, ये इसका सूत्रधार एजेंट लीमा था? मैम देखो, ये तो जिन्होंने ऑपरेशंस को प्लान किया ये उनको पता होगा मैम, ठीक है, जिन्होंने पूरा ऑपरेशंस बनाया, जिसने भी उसको लीड किया, तो ये एजेंट लीमा ने इस कार्य को अंजाम दिया। वहाँ पर लक्ष्मण जी का होल्स्टर और फ़ोन का कवर कैसे मिला? नहीं मैम, हॉलिस्टर मेरा नहीं है, वो तो वहाँ की पुलिस ने बोला है मेरा है। इत्तेफाक से क्या था मैम, मैं भी एक कैजुअल लीव में गया हुआ था, उस टाइम मैं LK अडवाणी सर का पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करता, मुझे इमरजेंसी छुट्टी जानी पड़ी मैम 10-15 दिन की, तो कोई इंसिडेंट से मैं भी छुट्टी में ही था मैम, और सेम एक इंसिडेंट भी हो जाता है, और एक हॉलिस्टर वहाँ पर मिलता है मेरे पास भी, जो अपनी पिस्टल, और मेरे पास मेरी पर्सनल राइफल थी, और सेम जो मेरे पास जो पिस्टल थी, सेम पिस्टल, वैसा ही जो हॉलिस्टर मेरी पिस्टल में फिट होता है, सेम वैसा एक हॉलिस्टर लगा, तो आपस में उन्होंने किया। एक तो मैं ऑलरेडी लीव में गया हूँ, मैं लीव में जाऊँगा तो स्टेट पुलिस को 100% पेपर जाते हैं मैम कि मैं छुट्टी आया हूँ करके। आप भारत के इकलौते जाने माने स्नाइपर हैं, और जिस तरह से उनकी हत्या हुई थी कि एक गोली से 2 लोगों को पे निशाना साधा गया, आपको नहीं लगता ये बहुत ही मंझे हुए स्नाइपर का काम है? नहीं मैम, डेफिनेटली देखो, जिसने शूट आउट किया है, जिसने उन सबसे पहले तो मैम जिसने उन दोनों को मारा, उस प्लान से वहाँ लेकर गया, वो एक बहुत ही अलग है मैम। एक आप समझे मैम, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, देखो एक चीज़ लिखा हुआ है इसराइल में, पता है क्या लिखा हुआ है मैम? वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में एक चीज़ लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छा स्नैपर बनना बहुत आसान है, और उन्होंने लिखा है कि लेकिन दुनिया में एक अच्छा टारगेट मिलना सबसे मुश्किल है। इसको मैं समझाता हूँ मैम। अगर आप मुझे बोलो कि यार एक अच्छा फायरर बनाना है किसी को भी, आप मुझे दो, मैं बंदे को ट्रेन करूँगा और एक बहुत अच्छा फायरर बना दूंगा उसे, मैं उसे फायरर बना सकता हूँ मैम, लेकिन उसका दुश्मन उसे दुनिया में सामने नहीं ला सकता मैम। मैं इस दुनिया में फायरर बनना आसान होता है, टारगेट सामने आना बहुत मुश्किल होता है मैम। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी ये काम किया वो बहुत यूनिक था कि वो अपने दुश्मनों को वहाँ तक लेकर आ गया मैम। आप अगर दुश्मन को उसके रेंज में लेकर आ जाते हो तो उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है ना मैम, कि आप अपने एनिमी को अपने रेंज में लेकर आ गए, इससे बड़ा आप क्या लोगे? जब ये बात बाहर आई और जब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए और रातों रात आपको आपके घर से लेने के लिए पुलिस आई, कैसा माहौल था घर में? एक शरीफ परिवार, जो इतना डेकोरेटेड परिवार था, जहाँ इतनी भोली मासूम माँ हैं, बहनें हैं, कैसा था वो दिन? कैसा था? देखो वो मंजर तो मैं अगर ना भी याद करूँ तो भी बेटर ही है, लेकिन आप खुद ही सोचो हम जिंदगी में जिन्होंने कभी अपने थाना नहीं देखा, उनके घर के बाहर 10-12 गाड़ियाँ आके रुक रही हैं, ठीक है, इज्जतदार परिवार, मतलब 10-15-25-30 पुलिस वाले AK-47 के साथ उतर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचो कि क्या होगा। वो मैं वर्ड भी नहीं बता सकता क्या होगा। चलो मुझे आदत है इन चीज़ों को देखने की, भाई मेरी दादी को आदत नहीं है, मेरी सिस्टर्स को आदत नहीं है, मेरी माँ को आदत नहीं है, तो वर्ड्स ही नहीं है भाई, वो तो वो फीलिंग वही जानते होंगे दुनिया में। बिल्कुल। और उसके बाद जो शुरू हुआ वो तो खैर, मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस आपकी किताबें भी पढ़ें, और जाने पर आपसे मैं जानना चाहती हूँ उसके बाद जो एक बहुत ही जर्नी शुरू हुई आपकी, जहाँ एक जेल में नहीं 11 जेलों का आपका सफ़र था, कोई जेलर आपको रखने को तैयार नहीं था, और एजेंट लक्ष्मण ने कह सकते हैं कि एक नेक्सस चलाया जेल की सलाखों के पीछे से। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं ये नहीं कहूँगा मैम कि देन जो भी है
जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, देखो मैंने अभी भी ये बोला कि एजेंट लीमा अलग, लकी बिस्ट दोनों अलग, ठीक है। जेल की जर्नी के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात करी है जेल पर, तो जेल और भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जहाँ पर जेल के बारे में। तो जेल के बारे में मैं तो इतना ही बोलूँगा कि यार जेल कि कैसी है, यूथ बहुत सारा देख, आज के टाइम में भी बहुत यूथ यार क्या कर रहा है, गलत चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि जेल मतलब गैंगस्टर्स को फॉलो करना, जेल जाना, चीज़ें ये करना, ये बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। ये वो अंधेरा है मैम कि जिसके अंदर आप चले गए तो आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं अभी भी, मतलब इंस्टा वगैरह में मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं यार जेल कैसी है, जेल कैसी रही। हर आदमी का एक ही क्वेश्चन होता है, जेल कैसी है, क्योंकि जिन भाई देखो हिंदुस्तान में किसने 99.9% लोगों ने तो देखी नहीं है ना जेल, बिल्कुल सिर्फ 0.1% ही लोगों ने जेल देखी है। तो मैं उनको ये बोलूँ, एक ही लाइन में बोलूँगा यार जेल कैसी है। हम लोगों में मैम हिंदुओं के अंदर भगवान विष्णु को बहुत पूछते हैं मैम। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण भगवान का अवतार लिया, मतलब जब वो पैदा हुए कृष्ण भगवान के अवतार में, तो जेल में पैदा हुए मैम। तो समझ लो कि तीनों लोगों के भगवान जब एक कृष्ण के रूप में जेल में पैदा हो रहे हैं, और वो एक मिनट भी जेल में नहीं टिकते मैम, और बोलते हैं मुझे भी यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो शायद पैदा होने के महज एक मिनट के अंदर जब भगवान भी उस जगह नहीं रुक रहे हैं, तो वो जेल कैसी होगी मैम, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो, जहाँ ईश्वर भी नहीं रुकना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने तो एक एग्जाम्पल देकर जेल की एक पिक्चर ही क्रिएट कर दी बस मैम, हमारे लिए। भाई ईश्वर नहीं रुकना चाहते वहाँ एक मिनट भी, तो आम इंसानों का क्या हाल होगा देख लेना। और एक जेल में जैसे ही हम कंफर्टेबल होते हैं, आपको तो एक जेल से दूसरी जेल, तो वो जर्नी तो बहुत ही खतरनाक रही होगी। कैसे आपने अपना संयम रखा, कैसे वो समय निकाला आपने? एक बारी क्या हुआ कि मुझे एक जेल से दूसरी जेल लेके आ रहे थे मैम, 300 किलोमीटर का डिफरेंस था, वो भी पहाड़ों का एरिया, मुझे टिहरी से हल्द्वानी लेके आ रहे, और भाई साहब वो सरकारी गाड़ी पुलिस की, मैं बैठा हुआ, पुलिस वाले बैठे हुए, चक्कर खा खा के तो मेरी हालत ख़राब हो गई एक तो एक जगह रुके हम लोग, थोड़ी देर होल्ड हुआ, मैंने उसको बुलाया, साथ में जो इंस्पेक्टर था, यार मैंने कहा भाई एक बात सुन, कि मैंने कहा जो देश में जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं ना, मैंने कहा एक बार इस गाड़ी में बैठा देना, वो ज़िंदगी में क्राइम नहीं करेंगे यार। बस ये मैसेज हमारी सरकार के लिए है कि आज के बाद से जो भी टेररिस्ट पकड़ाता है, वो पुलिस की गाड़ी में चक्कर लगवा दो भाई, वो 300 किलोमीटर का, मैं कह रहा हूँ वो ज़िंदगी में क्राइम नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मुझे फांसी लगा दो लेकिन इस गाड़ी में दोबारा मत बैठाओ। पर लक्ष्मण जी वहाँ पे भी बैठकर आप पॉपकॉर्न खा रहे थे और मटन के लिए गाड़ियाँ रुक रही थी, ये क्या नवाबी ठाठ हो रहे थे? मैं क्या बताऊँ, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि लाइफ के अंदर मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि आप वक्त को बदल नहीं सकते मैम। देखो मुझे रहना है, या तो मैं हंस के रह लूँ या रो के रह लूँ, तो मेरा एक ही सिद्धांत है मैम कि आपका जितना भी बुरा वक्त हो उसको भी आप इंजॉय करो ना यार। अब कैसे करना है, आप बहाना ढूंढो कि मुझे उस चीज़ में भी कैसे खुश रहना है। लक्ष्मण जी अभी एक बहुत ही करंट सिनारियो में एक गैंगस्टर हैं जो जेल से ऑपरेट करते हैं, और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को उनकी धमकियां भी आती है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उस जर्नी से गुजर चुके हैं, क्या ये पॉसिबल है कि कोई जेल में बैठकर इस तरह का एक नेक्सस ऑपरेट कर सकता है? मैम देखो, मैंने आपको बोला जेल एक डिफरेंट वर्ल्ड है मैम, बिल्कुल, वो एक अलग ही दुनिया है। जब जेल के अंदर से एक आदमी इंटरव्यू दे सकता है, तो हो सकता है मैम थ्रेट भी दे दे। जब आप इंटरव्यू ले सकते हो जेल के अंदर से, आप इंटरव्यू किससे ले रहे हैं मैम? लाइव भी तो ले रहे हैं, आप व्हाट्सअप से ले रहे हैं, ठीक है, या आप जूम से ले रहे हैं, किसी से भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जब आप इंटरव्यू ले सकते हैं तो आप हो सकता है किसी को थ्रेट भी दे रहे हो, ये ऐसा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिया ही होगा मैम, वो भी जो इस केस का जो आई होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसको ज़्यादा पता होगा मैम। एजेंट लक्ष्मण, जैसे हम कहते हैं ना, एक सर्वगुण संपन्न लड़की होती है, महिला होती है, तो आप एक सर्वगुण संपन्न आदमी इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो कैसे सिंगल हैं आप, कैसे? अरे मैम मैं आपको बात बताऊँ, देखो रीज़न क्या है कि आज के टाइम पर हर लड़की का एक सपना होता है मैम जी, कि एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, बिल्कुल, अच्छा IT सेक्टर में काम कर रहा हो, ठीक ठाक पैसा कमा रहा हो, ठीक है, एक अच्छी सी गाड़ी हो, यही तो सपना होता है मैम। मैम कभी आपने किसी का सुना कि यार कोई लड़की कह रही हो कि एक ऐसा लड़का हो जिसमें कई देशों में हत्याएं चल रही हों, ठीक है, कई देशों के लोग उसको ढूंढ रहे हों, ठीक है मैम, जिसके बारे में ना नाम ही सही पता हो? आपको लगता है कि कोई लड़की इस टाइप के लड़के को ढूंढेगी मैम? बिल्कुल ढूंढेंगी। क्या आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में सुना है, जहाँ ऐसे ही लोगों से लड़कियों को प्यार हो जाता है, और बाहर के देशों में तो पेन पैल्स होते हैं जो इन अपराधियों को खत लिखते हैं और जेल में शादी की व्यवस्था की जाती है। मैम ये देखो, ये क्या होता है, ये पिक्चरों में अच्छा लगता है मैम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक दोस्त था मेरा, यही है, मुंबई में ही रहता है,
तो उसने अपने एक फ्रेंड को बोला, उसकी एक दोस्त को, यार शाम को एक दोस्त के साथ जा रहे हैं डिनर करने। तो उसने कहा रैंडमली ठीक है। तो उसने बोला किसके साथ? अरे बोला यार एक दोस्त है मेरा, देख उसका प्रोफाइल भेज रहा हूँ। तो देन 10-15 मिनट के बाद वो लड़की मेरे दोस्त को दोबारा फ़ोन करती है और बोलती है तू पागल हो गया है? बोला तुझे दुनिया में यही लड़का मिला है एक करके मिलने के लिए। तो देखो मैम, कहना बहुत आसान है, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन जब रियल होता है तो रियल में बहुत डिफरेंस है। वो लड़की तो 2 दिन तक तो साथ में ही नहीं रहेगी मैम, जब वो चीज़ें जानेगी होगा कि यार इस इंसान का क्या भरोसा। क्या आपको लगता है इन्हीं सब कारणों से आपने अपना पहला प्यार खो दिया? हाँ मैम, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक एजेंट की लाइफ क्या है ना मैम, कि मैं नहीं चाहता झूठ बोलना, मेरी मजबूरी है। अगर सपोज़ मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ या कोई भी एक दूसरी लड़की मेरी दोस्त है, मेरे पास किसी थर्ड लड़की का फ़ोन आ रहा है, वो पहले देखेगी फ़ोन किसका है, मैं नॉर्मली बात करूँगा, हो सकता है मेरी कोई एजेंट हो, मेरी एसेट हो। अब मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगा ना मेरी एजेंट है एसेट है, पहली बार मैं उसको झूठ बोलूँगा नॉर्मली किसी काम से फ़ोन आया था। जब हर रोज़ वो देखेगी तो मैं कितना झूठ बोलूँ, एक झूठ छुपाने के लिए मेरे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे मुझे। मैं सच उसको बता नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता उसको झूठ बोलना, लेकिन मैं सच भी नहीं बता सकता। ये तो मतलब लकी जी, आप तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग हैं जो बिल्कुल हरा दिखाई देता है। तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि मैंने आपसे क्या बोला कि मैं नहीं बता सकता सच, और झूठ बोलने की मेरी इच्छा ही नहीं है मैम। पर अब जब आप बॉलीवुड की तरफ आना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने लिखने से या आगे फिल्म का भी जो जर्नी, क्योंकि आपकी किताब पे लिखा है वेरी सून इट्स गोइंग टू बी कमिंग एज अ मोशन पिक्चर, कैसे अवॉइड करेंगे आप ये फीमेल अटेंशन? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है। मैं आज तक मुंबई में आया हूँ मैम, मैंने आज तक लाइफ में यहाँ कोई पार्टी अटेंड नहीं करी। मुझे हो गए 2-2.5-3 साल हो गए यहाँ तक, मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गया मुंबई के अंदर। मैम वर्क से इतना टाइम नहीं है मैम, मुझे यहाँ पार्टी में आने के पैसा नहीं देगा, मुझे सिर्फ मेरे काबिलियत के ऊपर ही काम मिलेगा ना। मैं अच्छा लिखूंगा, अच्छा डायरेक्शन करूंगा तो ही लोग मुझे प्यार करेंगे। आप मुझे कितनी भी पार्टी में बुला लो मैम, पार्टी में लोग मेरे साथ बैठेंगे, हंसेंगे, घूमेंगे, लेकिन काम मुझे सिर्फ मेरे काबिलियत के ऊपर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मुझे लगता है कि अगर आज मैं अभी आपका डीएम खुलवाऊँ तो काफ़ी सारी आपकी फीमेल फॉलोइंग होगी, फैन फॉलोइंग होगी। तो वो अटेंशन जब आपको सामने से मिलेगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि वो मिलना ही है। नहीं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मेरे इंस्टा भी मनीष जी देखते हैं, उन्हीं को पता होगा मैम कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं। मैं तो उन मैसेज को भी नहीं देख रहा। पर ये तो फिर गलत है, क्योंकि एज एन ऑडियंस अगर मैं आपसे कनेक्ट करना चाह रही हूँ तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे जवाब नहीं दे? नहीं मैम, मैं जवाब बिल्कुल देना चाह रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ मैम कि सपोज करो कि मुझे 1500 गुड मॉर्निंग लिखना हो, मैं दिन में गुड मॉर्निंग ही लिखता रहूँगा तो मैं क्या काम करूँगा मैम? अगर चलो मैं आपको गुड मॉर्निंग लिख लूँ, लेकिन मुझे 1500 लोगों को और गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग भेजना है, और जैसे मैं आपको गुड मॉर्निंग भेजूंगा आप मुझे पता है क्या बोलोगे? ब्रेकफास्ट किया? तो आपको क्या लगेगा मैं इतनी जल्दी आपका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे 2000 लोग और हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता जी मैम, रिप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं 2-3 हज़ार लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। आप सिर्फ 2-3 हज़ार वर्ड लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा मैम? मेरा तो एक दिन इसी में चला जाएगा। तो क्या एजेंट लक्ष्मण अपने डीएम कभी कभी देखते हैं? मैम कभी कभी देखो कि जैसे कोशिश करता हूँ, ये मेरी फीमेल ऑडियंस के लिए मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं देखो, अगर कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो आपके करियर को लेके हो, आपके फ्यूचर को लेकर, ठीक है, या ऐसा लगता है कि यार आप इस देश को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप मुझे मैसेज तो बहुत दूर की बात में, आप मुझे अपने स्टेट में भी बुलाओगे तो मैं आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका निजी फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उसमें देश का फ़ायदा होना चाहिए मैम। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और हमारे ऑडियंस को भी ये पता चल गया कि ये ज़रूर अपने डीएम्स पढ़ते हैं। देश के बारे में कोई बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि रिप्लाई मत छोड़ो, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं अपने टिकट से आऊँगा, अपना स्टे करूँगा और आपके घर भी आऊँगा। बस शर्त मैंने आपको एक ही बोला, इससे देश का फ़ायदा होना चाहिए मैम। लकी जी, हम आपके जो मेंटल दृढ़ता है आप में, उसके बहुत बहुत बड़े फ़ैन हैं। चाहे आपके फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में लोग बहुत जानते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कोई अगर और आपकी जगह होता तो बहुत जल्दी टूट जाता। आज की जनरेशन जो है, एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो सुसाइड कर लेती है, अगर एक लड़की ने ना बोल दी तो सुसाइड कर लेती है। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं एज अ यूथ, एज दिस न्यू जनरेशन। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को मेंटली मजबूत रखें, फिट रखें? कि देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि मैंने अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करी है। जी,
मैं उनको ये बोलूँगा भाई मैंने -100 से स्टार्ट करी है यार। -100 कैसे कि भाई जो लोग लाइफ अपनी जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, उनके पास तो उनकी लाइफ होती तो है ना मैम, चाहे बैंक बैलेंस जीरो सब कुछ खो गया लेकिन लाइफ तो है। भाई मेरे ऊपर तो 4 साल तक तो फांसी का फंदा ही लटका रहा है ना यार, मुझे तो यही नहीं पता किस दिन लटकाएंगे। तो मैं तो मेरे पास तो लाइफ में ईश्वर ने एक चीज़ दी थी, वो लाइफ, वो भी आपसे गवर्नमेंट ने ले ली। तो मैं तो -100 में गया हूँ ना मैम, फिर कब जीरो में आया कब। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँ यार लाइफ के अंदर, जीवन में, कि हर व्यक्ति के साथ उतार और चढ़ाव आते हैं मैम। धरती में जिसने भी जन्म लिया, मतलब दुख और सुख आएंगे। डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी लाइफ में सुख आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप लाइफ में कब तक हार नहीं मानते मैम। आप जीवन में कब तक हार नहीं मानते, बहुत आप कितने ब्रेव है कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप, मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति हो, लेकिन आप जीवन में कभी हार नहीं मानते, मेरे लिए आप दुनिया के सबसे ब्रेव हो मैम। और मैं एक चीज़ और बोलूँ कि लाइफ में जो भी आपका बुरा वक्त है, आप अपने बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लो यार। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात कि यार बुरे वक्त को ताकत कैसे बनाओ। फॉर एग्जांपल कि यार मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आज मुंबई आया हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, 1 रुपये भी नहीं है जेब में, आज मैं दिन भर भूखा, कल भी भूखा, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, ये मेरा बुरा वक्त है मैम। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि मैं 48 घंटे तक भूखा रह सकता हूँ, या भी मेरी ताकत है मैम। कि आप जीवन में मेरा पैसे रहे ना रहे, लेकिन मेरे अंदर मेरी ताकत है कि मैं 48 घंटे भूखे रह लूँगा भाई। तो आप अपने बुरे वक्त को, लाइफ में जो भी आपका बुरा वक्त हो, उसे अपनी ताकत बना लो, आप पूरी दुनिया जीत लोगे मैम। खाने की बात से मुझे याद आया कि एजेंट लक्ष्मण कहते हैं कि जिसने सांप खाना सीख लिया वो ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रह सकता। भूखा नहीं रह सकता। क्या आपने सांप खाया है सच मैम में? ट्रेनिंग में तो बिल्कुल, मैंने वाइपर भी खाया है, कोबरा भी खाया है मैम। एजेंट लक्ष्मण को कुछ ऐसा पसंद है जो हमारी ऑडियंस भी खा सके? नहीं, मुझे यार भाई, मुझे घर का खाना बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी, किसी भी चीज़ की हो, बस टाइम से मिल जाए। लक्ष्मण जी, आपको ऐसा लगता है कि हमारे रोल मॉडल्स आजकल बहुत गलत है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम मैं ले सकूँ तो मिस्टर बीस्ट, उनके 350 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नाम उनका मिस्टर बीस्ट है, लेकिन वो गेम खिलाते हैं और चॉकलेट्स देते हैं और चॉकलेट्स का काम करते हैं, और ये हमारे रोल मॉडल है जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मेरे आसपास भी मैं देखती हूँ 11 साल 12 साल के बच्चे, तुम्हारा हीरो कौन है? मिस्टर बीस्ट है। तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोग या अन्य जो रॉ एजेंट है जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, वो हमेशा अनोनिमस बना रहना चाहते हैं, इसीलिए हमारे हीरो गलत हो गए हैं? यार मैम एक्चुअली क्या है कि मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं हूँ या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैम हमारे को भीड़ की ज़रूरत ही नहीं है मैम। मैं कहता हूँ कि यार मुझे 100 लोग फॉलो करें, लेकिन वो लोग फॉलो करें जो मेरी जैसी सोच रखते हैं। पर आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, पर हमें हीरो की ज़रूरत है। नहीं मैम, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 100 लोग मैम जी एक बार ठान लें तो पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं मैम। भीड़ की ज़रूरत तो है ही नहीं मैम। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ब्रेव, मुझे बिल्कुल ब्रेव नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एक अच्छा फायरर, मुझे नहीं चाहिए इंटेलिजेंट, मुझे सिर्फ एक सच्चा इंसान चाहिए मैम। मैं सब बना दूंगा उसको, मैं ब्रेव भी बना दूंगा, मैं उसको इंटेलिजेंट भी बना दूंगा मैम, मैं अच्छा फायरर भी बना दूंगा, लेकिन मुझे सच्चा इंसान चाहिए मैम। मैं उसको सब कुछ सिखा सकता हूँ, सच्चाई नहीं सिखा सकता ना मैम। कहते हैं कि बंदूक से ज़्यादा ताकतवर कलम होती है, और ये एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन था वो लाइफ छोड़कर एक राइटर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना। तो ये कैसे बंदूक छोड़कर आपने कलम पकड़ी, कैसा रहा आपका सफ़र? लाइफ के अंदर मैम बहुत चीज़ें देखी है, टेररिज्म भी देखा है मैम, भूख भी देखा है, बहुत अंधकार भी देखा है लाइफ में। तो एक चीज़ समझ में आ गया मैम कि देखो, आप लाइफ में कितना भी गन उठा लो मैम, कुछ भी उठा लो, कभी ख़त्म नहीं होगा चीज़ें। गन का जवाब गन से ही मिलेगा मैम। अगर मैंने किसी का शूट आउट किया है तो डेफिनेटली कोई मेरे को भी ढूंढ ही रहा होगा ना मैम, फिर मेरे पीछे वाले उसको ढूंढेंगे, उसके पीछे वाले, ये अनंत काल तक चलेगा मैम। तो मुझे लगा यार कि नहीं, कि जिन लोगों ने भी इस दुनिया में या हमारे देश की तरफ से सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते मैम, किसी को थोड़ा ना पता कि आज पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, रशिया के अंदर, यूएस के अंदर हमारे कौन लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। आपने आज तक दुनिया में किसी एजेंट को मेडल लेते हुए देखा मैम? कभी नहीं देखा। लेकिन इतना तो बनता है मैम कि कोई मेडल्स नहीं चाहिए यार, कि तालियां मिले, मतलब प्रेसिडेंट मेडल मिले, ठीक है, पीएम की तरफ से कोई अवार्ड मिले, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि यार
आप सिर्फ एक बारी 24 घंटे में नहीं यार, 365 दिन के अंदर एक पल के लिए उनको याद कर लो मैम। बिल्कुल है ना, सिर्फ इतना ही चाहिए एक आदमी को कि भाई, और बाकी वो कुछ नहीं मांग रहे हैं मैम। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में लिखूँ, और आप 365 दिन में यार सिर्फ एक बारी उनको याद कर लो तो अपने को लगेगा यार कि आपने भी बहुत अच्छा काम कर लिया मैम। एजेंट लक्ष्मण, अब आपकी जो कहानी हमने पढ़ी और आपके 11 जेलों का सफ़र, वो तो एक अलग ही पॉडकास्ट की जर्नी पे हम दोबारा बैठेंगे और सुनेंगे। और अब जब जो आपकी कहानी है हम बहुत जल्दी पर्दे पर देखने वाले हैं। जब एजेंट लक्ष्मण अपने इस जर्नी के बारे में सोचता है, तो जब वो आंख बंद करता है तो ऐसा कौन सा बॉलीवुड का एक्टर है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है? मैम एक्चुअली क्या है, मैं भी इंडस्ट्री में लिख रहा हूँ मैम जी। मेरा मानना पता है क्या है मैम, कि बहुत सारे मतलब मेकर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। मैं कहता हूँ मैम कि मुझे वो हीरो नहीं चाहिए यार जो आए, हवा चले, अपने कमीज के बटन खोले, 6 ऐप दिखाए। बिल्कुल। कि भाई वो ये ना बोले कि मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। ऑडियंस को बोले कि यार भाई मैं हीरो हूँ, मुझे प्यार करो, देखो मेरे ऐप्स हैं, चीज़ें हैं, मैं हीरो नहीं। मैम मैं चाहता हूँ कि लोग किरदार से प्यार करें। लोगों को पता ही नहीं हो ये कौन है, लेकिन जब लोग उसका काम देखें ना मैम, तो लोगों को लगे यार ये मेरा हीरो है मैम। मुझे कोई फ़र्क नहीं चाहिए कोई स्टार हो कुछ हो, मुझे एक चाहिए जो किरदार निभाए, और लोग जब उसका काम देखेंगे ना मैम, लोग उससे खुद प्यार करने लग जाएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब बचपन में हमारे गांव में एक बार चोरी हुई थी और चोर पकड़ा गया, तो गांव के लोग कहते थे ये चोर है, चोर ऐसा दिखता है। और आज जब मैं आपके साथ में बैठी हूँ तो मुझे लगता है स्नाइपर ऐसे दिखते हैं। तो ये हम आम लोग ही होते हैं। तो वेरी राइटली लाइक यू सेड कि कोई ऐसा आदमी किरदार निभाए जो बखूबी निभा सके, 6 पैक्स ना हो पर कन्विंसिंग पावर हो। मतलब मैम जबरदस्ती हीरो दिखाने की कोशिश ना करें। मैम आप किसी से, मतलब दुनिया में लोग किससे प्यार करते हैं मैम? काम से ही तो करते हैं। आप एक चीज़ बताइए मैम, आप भगत सिंह से प्यार करते हैं ना? बिल्कुल। क्या भगत सिंह को आपने कभी देखा मैम? आप सिर्फ उनके काम से प्यार करते हैं मैम। बिल्कुल। कि एक 23 साल का लड़का मैम, उसने उस आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, जिसको पहले से पता था कि मैं जीवन में इस आज़ादी को कभी भी नहीं देखूंगा। आप इस सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। उसको पता है कि मैं जिसके लिए अपनी जान दूंगा ना, मैं उस चीज़ को कभी देख ही नहीं पाऊंगा यार। आप उस सोच को कैसे लाओगे मैम? पर लकी जी, फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई तो होगा बॉलीवुड में एक एक्टर जो आपको लगता है कि कद काठी में, या एक एजेंट जो इस तरह का किरदार निभा सके। एक मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं आज यहाँ बैठे बैठे कि मैंने रियल में मैंने सोचा नहीं मैम, डेफिनेटली, क्योंकि बुक्स के राइट्स जैदी सर लोगों के पास है मैम, जो भी इसमें प्रोडक्शन बना रहे हैं। मैंने कभी उसमें सोचा ही नहीं। हाँ, जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ मैम, जो भी मैं एक वर्ल्ड को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने कहा उसमें मैं करता हूँ कि यार मुझे कौन सा कैरेक्टर चाहिए। जी। आपके स्टोरी में मैंने एक आप जो सच एजेंट लीमा की कहानी में पढ़ा था कि एक बहुत ही फ़नी कैरेक्टर था आपके जेल में, जो जिसे आप लोग बाबा कहा करते थे, और वो संजय दत्त के मैनरिज्म्स कॉपी करते थे। तो क्या आप क्या सोचते हैं संजय दत्त जी के बारे में? मैं आज ही मिलकर आया हूँ बाबा से। कमाल है। अभी मैं कैसी रही आपकी मुलाकात? बढ़िया रही मैम, बढ़िया। एक अच्छा नरेशन था, चीज़ें थे। तो आउट ऑफ हम हमारी ऑडियंस उन्हें जो भी जानती हैं वो ऑन द स्क्रीन जानती हैं, थोड़ा बहुत जो मीडिया ने बताया, कैसे इंसान है मैम? मुझे बहुत बढ़िया लगे मैम। ऐसा नहीं, हमारा एक बढ़िया था, नरेशन था, चीज़ें थी, एक बढ़िया स्टोरी पर डिस्कस हुआ। और तो मैंने वो कहानी भी, मतलब जस्ट मैंने कहा यार, मैंने कहा संजय सर नेक्स्ट एक और डिस्कस करते हैं, और स्टोरी है जेल की, ये चीज़ें। तो उनको मेरे बारे में पता था, बोले यार हम तो भाई हैं, दोनों साथ रहकर ही आए करके, है ना। तो देन अच्छे मैम, ऐसा देखो कि देखो दुनिया में हर आदमी हर एक के लिए अच्छा नहीं होता मैम, हर एक के लिए बुरा भी नहीं होता। जहाँ गांधी जी को पूरी दुनिया प्यार करती थी, शायद एक को पसंद नहीं थे मैम। आप सबके लिए अच्छे भी नहीं हो सकते, सबके लिए बुरे भी नहीं हो सकते मैम। लक्ष्मण जी, जब मैं सोचती हूँ कि आप एक एजेंसी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम जानते हैं सरकारी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, आज जब मैं आपको अपने सामने बैठा देखती हूँ तो मैं आपको सर से पैर तक ब्रांड्स में देखती हूँ। एजेंट लकी को कितना शौक है इन ब्रांड्स का? नहीं मैम, यहीं आके देखा है। अब जब लोग साथ में मुंबई की हवा लग गई आपको? नहीं, मुंबई की नहीं मैम। लोग देखो क्या है कि मैं नशा नहीं करता जी। देखिए मैम, कोई नशा नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, दुनिया की किसी पार्टी में नहीं जाता मैम, ठीक है। मेरे फादर को ऑलरेडी पेंशन मिल रही है मैम, ठीक है। घर का मैं अभी इकलौता ही हूँ मैम। अब मैं करूँ क्या? मुझे आप एक चीज़ बताओ ना मैम, कि जो भी मेरे को पैसा मिल रहा है, जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ, इसका मैं क्या करूँ? और आपकी किताब में मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा दुख था जब उनके 15,000 के जूते बर्बाद कर दिए गए थे। अरे मैम बिल्कुल मैम, जेल में काट दिए जूते मैम। पता है एक बार, क्योंकि जेल से साथ का एक लड़का था, वो जेल से भाग गया था मैम,
बहुत ही हाईलाइट केस हुआ था इंडिया में। अब एकदम से बाहर की फोर्स आई तो उन्होंने अब यार इतने मेरे जूते रखे हुए, यार जूते ही काट दिए यार पूरे के पूरे, कि इन जूतों के अंदर मोबाइल या पिस्टल तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ भाई। तो बड़ा मतलब वो जेलों में हम सोचते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लोगों को दुख होता है, तो वो सब के बारे में आप बात करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुख था कि मेरे जूते काट मैम दिए। सही यार, इतने मेहनत से जूते होते रख रखे थे यार, और वो आए बाहर से, पुलिस वाले आए, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं था। मैं तो दूसरे साल में, मैं तो बंद था, मेरे 2-3 जोड़ी जूते रखे हुए, मैं वो चाकू से काट दिए यार सारे के सारे यार, मेरा माथा खराब हो गया वहीं पर। उसमें से कौन से जूते में फ़ोन था? अरे मैम मेरे तो फ़ोन मिला ही नहीं कहीं भी, मैं तो जूते में रखता ही नहीं था फ़ोन। सच में नहीं रखते थे? नहीं, जूते में फ़ोन नहीं रखता था मैं। अच्छा, ये बात हम सब जान ले, चाहे वो सरकारी लोग भी जान लें, आगे से इनके जूतों में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत ही प्रेशियस जूते हैं। और आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपके सोर्सेज या आपके साथ काम करने वाले, हमने देखा है कि आप उन्हें बहुत बहुत ही ब्रांडेड गिफ्ट्स देते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं अपने साथ। ये कहाँ से आप में फीलिंग आती है कि लोगों को इतना प्यार देना चाहिए और इतने महंगे तोहफे देने चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए? मैम ये क्या क्या नहीं, कहानी है इसके पीछे? जैसे बहुत सारे लोग भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं कहीं गया तो सेम क्वेश्चन यही था यार कि तुम्हारे साथ वाले मतलब इतने महंगे ड्रेसेस पहन रखी हैं, ठीक है, 5-10 हज़ार की कमीज पहन रखी है या 10 हज़ार की पैंट, 15 हज़ार के जूते पहने हुए हैं। तो मैं मैम आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि चलो मेरे जो भी सोर्सेज हैं, जो भी मेरे एजेंट हैं, मैंने उनको 15 हज़ार के जूते दे दिए या 10 हज़ार की शर्ट पहना दी मैम, मैंने 25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए उसके ऊपर, लेकिन मैम वो 25 हज़ार रुपये पर वो आदमी मेरे लिए गोली खाने के लिए रेडी है मैम। तो मैं ये बोल रहा हूँ मैम, मैं आपको दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड ला के दे दूँगा, आपको कहोगे आपको 2 लाख का जूता, 1 लाख की टॉप, ठीक है, तो क्या आप 3 लाख रुपए के लिए मेरे लिए गोली खाने जाओगे मैम? नहीं। तो एक 25 हज़ार तो डिज़र्व करता है यार, जो आदमी मेरे लिए जान देने के लिए रेडी है, तो 25 हज़ार तो इतनी तो कीमत होनी चाहिए मैम आदमी की। बिल्कुल। और आज जो हमारे ऑडियंस, कई लोग जो इस बात को सुन भी रहे हैं, इनमें से कई लोग होंगे जो आपकी जर्नी से प्रभावित होंगे, जो आप जैसा बनना चाहते होंगे या आपका साथ देना चाहते होंगे। और अब तो पता भी चल गया कि लकी जी कितने प्यार से अपने भाइयों को अपने पास रखते हैं। तो ये जॉब अप्लाई करने का क्या फॉर्मेट है? मैम देखो कि जब लगेगा मैम जी। देखो, उनको जॉब अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मुझे लगेगा कि यार इनकी ज़रूरत है मुझे, मैं खुद उन तक पहुंच जाऊंगा मैम। जी। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हिंदुओं के का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ, क्या आपको मौका मिला संगम में स्नान करने का? एनकाउंटर्स किए हैं, ये पाप धोने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। हम पाप किस चीज़ का मैम? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दे देंगे। बिल्कुल। आप कुछ दिन पहले गूगल करना मैम, जी। शायद 2 या 3 महीने की एक न्यूज़ आपको बताता हूँ मैं। जी। कुछ एक क्या हुआ, कुछ एक मिलिटेंट या इंसर्जेंट कह लो आप, जी। वो एक गांव के अंदर जाते हैं मैम, वहाँ से 2 लेडीज़ को और 3 बच्चों को उठा के अपने साथ लेके जाते हैं। ये 3 महीने पहले की न्यूज़ है। और उन बच्चों की एक की उम्र थी 12 साल, दूसरे की उम्र थी 6 साल के आसपास, और जो सबसे छोटा था मैम उसकी उम्र थी 6 महीने के आसपास, एक 6 महीने का बच्चा। और वो 6 महीने का बच्चा उनको देख रहा है ध्यान से, उसको पता भी नहीं है कौन है यार। एक 6 महीने के बच्चे को थोड़ा ना पता है सामने जो लोग उनको उठाकर लेकर गए हैं कौन है, वो तो उन्हें प्यार से ही देख रहा है ना मैम। एक 6 महीने का बच्चा चाहे आतंकवादी हो चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, तो बच्चा उसी रूप में देखेगा। बिल्कुल। तो जो उनको उठाकर लाए थे मैम, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस 6 महीने के बच्चे के पैर में एक गोली मारते हैं 9 mm पिस्टल से, एक घुटने पर। घुटने में गोली मारने के बाद 6 महीने के बच्चे के एक आँख को निकालते हैं नाइफ से, ठीक है, और उसके बाद कम से कम 200 चाकू मारते हैं उस 6 महीने के बच्चे को मैम, जबकि वो तो एक ही सेकंड में मर सकता था। अब एक बच्चे को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ मैम कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? पर जिन परिवारों से वो आते हैं उनके लिए तो वो बेटे पति इन रिश्तों में ही होते हैं, तो उनके लिए तो वो हत्या ही हुई ना। हमारे मैम मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हत्या तो बहुत दूर की बात मैम, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे इंसान को हर रोज मारूं और ईश्वर से बोलूं दोबारा से जीवित कर। लक्ष्मण जी, हमारे देश में मैंने नोटिस किया है कि कई लोग कारावास में, जेलों में सड़ रहे हैं सालों से और उनको न्याय नहीं मिलता। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्यों हमारी सरकार को क्या मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये जो बिना किसी पैरोल के, बेल के हमारी जेलों में सड़ रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी? क्या किया जाए? मैम देखो, बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि न्यायपालिका भी लगातार काम कर रही है और बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं मैम। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार वर्क कर रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यार देखो कि हर आदमी ही जिसने क्राइम किया वही जेल में, हो सकता है कोई इनोसेंट्स भी हो, चीज़ें हों। तो
अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके एक प्रोसीजर हैं, ठीक है। बहुत सारे जेलों के अंदर लोग बने हैं जिनकी कोई नहीं सुनता है, तो आप नॉर्मली तरीके से जेलर के थ्रू, ठीक है, आप अपने जेल या जेल सुप्रिटेंडेंट के थ्रू गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं मैम। और कई बार जेलों के विजिट्स होते हैं जहां सरकार वकीलों को भेजती है, आप उनकी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अपने लॉयर्स को बता सकते हैं आप। अगर आपके पास पैसा नहीं है निकलने के लिए और अगर आपको वकील की फ़ीस देने के लिए नहीं है, तो सरकार ने भी उसके लिए बहुत सारी मुहिम लगा रखी है मैम, ठीक है। कई बार ह्यूमन राइट्स वाले अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट्स के लॉयर जाते हैं, ये सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वक्त लगता है, तो हर चीज़ एकदम से नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर पूरा वर्क कर रही है मैम। आप इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, आपको ये प्रोसीजर्स, प्रोसेस बहुत कुछ पता है। आज आप एक इस पोजीशन पर हैं जहां लोग आपके पास मदद मांगने आते हैं, और कई औरतें हैं, कई यंग लड़कियां हैं जो आप तक पहुंचकर ये सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। वो अनोनिमस रहना चाहती हैं, अपना नाम आगे नहीं ले आना चाहती हैं। तो आज आप एक पोजीशन में हैं जहां आपके पास चैनल्स हैं और आप पॉडकास्ट पर आकर बोल रहे हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं उन तक? मैम देखो, जो भी जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, मेल्स आती हैं बहुत सारी हमारे पास मेल्स आती हैं, यार ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ चल रही है। बहुत सारी लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी मतलब कईयों के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी था वर्क में अपनी चीज़ों में, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी हमारे को मेल्स आएंगे, तो डेफिनेटली अपने चैनल के हिसाब से उनको जवाब दूंगा, ठीक है। और जिसकी भी मतलब मैं यूथ को समझाने की कोशिश करूंगा, या जो भी लोग परेशान है, जिनको लगता है कि यार वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे लाइफ के अंदर चीज़ें करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को बता सकूँ। मैं आप एक यूथ आइकन बनकर भी उभरे हैं, तो हमारा जो ये यूथ है जिसके बारे में हमने काफ़ी बात भी करी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक गया है, जाते जाते क्या आप एक मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे? मैम देखो, कि ये यूथ के लिए हो या आने वाली जनरेशन या जो पुराने लोग हैं, मैम एक ही मैं उनको ये बोलूँगा कि देखो, लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं होता मैम। पहले तो शॉर्टकट को अपने दिमाग से वॉश आउट कर दो, शॉर्टकट को निकाल दो, और जीवन में जो विकल्प है ना, मतलब मेहनत का जो विकल्प कोई भी नहीं है मैम। मेहनत का विकल्प सिर्फ मेहनत ही है, आप उसका विकल्प नहीं ला सकते। अगर आपको दुनिया में मेहनत का विकल्प ढूंढना है तो मेहनत ही निकलेगा। सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखो। अगर आपने लाइफ में मेहनत करी है तो इस धरती में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा मैम। थैंक यू। और एक सवाल मुझे ध्यान में आया कि आप अपनी माँ और बहनों के बहुत करीब हैं और हमेशा कहते हैं कि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब आपकी बहन की शादी हो रही थी तब आपके फ़ोन पर एक छोटा राजन का कॉल आया मैम, एक थ्रेट आया था। देखो, तो आता रहता है मैम, देखो दुनिया में उनका काम है थ्रेट देना। आया, वो आप कह रहे हो कि आता रहता है, पर लक्ष्मण जी जो अपनी बहन की शादी में थे और वो थ्रेट आया और उन्होंने वो फ़ोन काट कर वो वापस एक हंसता हुआ चेहरा लेकर वापस चले गए, कैसी फीलिंग्स थी? क्या आप वो शो नहीं करना चाहते थे कि? मैम डेफिनेटली, देखो घर में एक शादी का माहौल है ना। देखो होता क्या है, मैं आपको एक बताऊँ, घर में सबसे कौन मजबूत? उसका भाई। अरे अगर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाऊँगा तो मैम सभी डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। बिल्कुल। आई एम श्योर आपकी मम्मी भी ये एपिसोड देखेंगी और वो बहुत भारत माँ को आपने जो ये सपूत दिया है, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप मुंबई जल्दी आएँ और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो आप लकी जी के पूरे परिवार से मिलने का। एंड मामा काउच पर हम हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी बॉलीवुड की जर्नी बहुत कामयाब रहे। तो मैं सोचती हूँ कि आपके परिवार से अब आपकी फिल्म के प्रीमियर पे मिलेंगे। थैंक यू। मैं अब बहुत गर्व से आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम स्वाति है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास लक्ष्मण जी बैठे हैं। और एज अ वुमन एंड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑडियंस की मुझे इतना सुरक्षित महसूस होता है जब ऐसा कोई पुरुष आकर मेरे पास बैठता है जो अपने बल से नहीं, अपनी बातों से और हर तरह से एक उस सुरक्षा का एहसास दिलाता है। तो हमारे जो जितने भी आजकल की जनरेशन, जिनके लिए एक टर्म है कीबोर्ड वॉरियर्स, जो अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पर बैठकर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मेरा उनसे निवेदन है और मैं ये भी सोचती हूँ कि आई एम श्योर आप भी यही कहना चाहे होंगे कि ज़रा घरों से निकलें, आसपास की दुनिया देखें। और दुनिया आप नहीं बदल सकते हैं, पर वो छोटा सा बदलाव अपने आप में लाएं ताकि हम सब मिलकर इस भारतवर्ष को एक बहुत ही सुपर पावर और बहुत अच्छा देश बना सकें। थैंक यू लकी जी फॉर कमिंग हियर।